अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। घर के बड़े बूढ़े आपके साथ होते हैं, दादा दादी, नाना दादी या आपके अपने वालिदैन। बड़ों के लिए या होम जो हमारे घर में एक इम्पॉर्टेंस होती है कि हमारे घर में बड़े होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई सरबराह मौजूद है और जो हमारा ख्याल रख सकता है। हर घर में देखा जाता है कि जी बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात होती हैं या कभी कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि जिनकी वजह से इन या घरों में आप बड़ों को रख नहीं सकते या उनकी ऐसी कोई तबीयत हो जाती है या कुछ भी ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसमें हमारे बड़ों को, या खैर बहुत सी ऐसी कम फैमिलीज़ होती हैं जो अपने घर के बड़ों को शेल्टर्स में छोड़ जाती हैं या ओल्ड एज हाउसेस में छोड़ जाती हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो थोड़ा सा इसका ट्रेंड ज़्यादा हो गया है और बहुत पहले से था, लेकिन अब जो है हमारे मुल्क में भी इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स एंड शेल्टर होम्स। अच्छा, अब बात ये कि हमने बड़ी अरसे देखा कि लोगों ने इस पर बड़ी एक नेगेटिव बात तो है कि जी आप घर से बड़ों को हटा देते हैं या उनका ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन हम डीप डाउन लोगों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझते। हम हमेशा नेगेटिव साइड दिखाते हैं, हम पॉजिटिव साइड नहीं दिखाते। अगर आपके घर में कोई भी केयर करने वाला नहीं है या आप उस इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है आपकी कि आप अपने घर में आप ख़ुद भी काम पे जाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं जिन्होंने अपने वालिदैन को या अपने कोई एक वालिद या वालिद जो रह जाते हैं उनको ओल्ड एज होम्स में भेज दिया हुआ है या शेल्टर्स में भेज दिया हुआ है। उसकी वजूहात ये होती हैं कि आप ख़ुद एक काम करने वाले हैं, आप पूरा दिन काम करते हैं, आपके घर में कोई नर्स आप नहीं रख सकते, आप उनका ख्याल नहीं रख सकते। तो इन वजूहात की वजह से भी कुछ फैमिलीज़ अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े बूढ़ों को जो है वो छोड़ आती हैं। एक मिसाल भी दी जाती है कि 12 बच्चों को 2 माँ बाप तो संभाल लेते हैं या एक पेरेंट तो संभाल लेता है, लेकिन वही 12 बच्चे माँ बाप को नहीं संभाल पाते। और फिर ज़ाहिर है हमने भी बूढ़े होना है, शायद हमारी ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो हमें पहले से किसी को देख के एक तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, ना जज करना चाहिए। अब इसकी पॉजिटिव साइड देखते हैं। अगर आप शेल्टर्स देखें, हमारे यहाँ क्यों शेल्टर्स होने चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने शो पे ही बात की थी कि मैं जा रही थी कहीं और मैंने फुटपाथ पे बहुत से लोगों को सोते हुए देखा। ना उनके ऊपर रज़ाइयाँ थी, ना कंबल थे, जो भी आजकल का तो खैर रज़ाई का मौसम नहीं, लेकिन ज़ाहिर है जब आप रात में बाहर कहीं फुटपाथ पे पड़े हुए तो आपको ठंड तो लग सकती है, रात को ज़रा ठंडी हवा चलती है। अब मैंने ये सोचा कि ये शेल्टर होम होना कितने ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ़ायदे क्या हैं। सिक्योरिटी, गुड फूड, हेल्थ, क्लोथिंग, आपकी हर चीज़ कवर हो जाती है इफ़ यू इन अ गुड शेल्टर और ओल्ड एज होम्स। तो क्या होता है कि आपकी केयर होती है। अब ओल्ड एज वालों के लिए क्यों ज़रूरी है, जिनका कोई नहीं है दुनिया में, वो क्यों उनके लिए फ़ायदा है ओल्ड एज होम्स में होने का। एक तो ये 4 चीज़ें तो मैंने आपको काउंट करा दी। उसके अलावा देखें, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बड़े बूढ़ों के थोड़े सेंसेस जो होते हैं, कुछ लोग डिमेंशिया का शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग वैसे बीमार होते हैं और उनको सेंसेस नहीं रहते, तो रोड्स पे वो निकल आते हैं, वो तंग करते हैं, तो फिर उनको ओल्ड एज होम्स में जाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनकी एक प्रॉपर केयर की जाती है। तो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अब आप देखें, कुछ स्लम्स एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ ऐसे ओल्ड एल्डरली लोग हैं जिनको बिल्कुल ही संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे, क्योंकि मेरे वालिद साहब अब उस एज में आ चुके हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं अपने फादर को, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, जिनको मैंने हमेशा से उनका एक रोब देखा और हम डरते भी थे उनसे और हमेशा से ही डरे हैं, और रिस्पेक्ट में कि कुछ डांट पड़ जाएगी, पापा ये ना कह दें, मतलब पापा हेड ऑफ़ द फैमिली हैं तो कोई ऐसी बात ना हो जाए, हर चीज़ का ख्याल रखना। इवन वो उनकी वॉर इंजरी लेग है एंड फॉर मैनी ईयर्स ही यूज़ टू ड्राइव, ही यूज़ टू, मेरे घर का मुझे याद है जनरेटर बंद होता था तो कहते थे नहीं मैं किसी को नहीं जगाऊंगा, मैं खुद जाके जनरेटर ऑन करूँगा। सो विद टाइम डिटेरियोरेट होती रही उनकी हेल्थ और अब ऑब्वियसली वो बेड रिडन हो गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम लोग साथ साथ होते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब मैं ओल्ड एज होम्स जाती थी और मैं लोगों की स्टोरीज सुनती थी तो हम एक साइड की स्टोरी सुनते हैं, हम कभी भी जो उनके घर वाले हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी स्टोरीज़ हम नहीं सुनते। बड़ा आसान होता है एक विक्टिम बन जाना एकदम के जी मेरे साथ तो ये होता है, मेरे साथ तो ये होता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो पेरेंट्स भी उस
तरह हम नहीं संभाल पाते उनको। बच्चे की मिसाल दी जाती है कि जी बच्चा भी तो तंग करता है बार बार, लेकिन एक एल्डरली आदमी जब बहुत या औरत बहुत ज़्यादा जो है वो आपको संभालना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो ही जाके ये स्टेज आती है। तो मैं अपने पापा का बता रही थी कि मैंने उनको कभी ऐसे देखा नहीं था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बच्चा बन गए। लाइक लिटरली मुझे लगता है जब हम मिसालें सुनते हैं ना कि बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह होता है, तो बिल्कुल ऐसे लगने लगा है। मतलब उनको अगर डॉक्टर पे भी लेके जाना होता है ना, तो हमें 6 दिन तक उनको मनाना पड़ता है, पूरी एक स्टोरी बनानी पड़ती है। कितनी दफ़ा हुआ कि वो बहुत क्रिटिकल हुए और उनके लिए मुझे एम्बुलेंस बुलानी पड़ती थी, और अब एम्बुलेंस वालों ने मुझे डांटना शुरू कर दिया था कि आपके घर हम एम्बुलेंस नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जब हम एम्बुलेंस लाते हैं आपके फादर जो है वो रिजिड हो जाते हैं, जाते नहीं हैं। तो मैं ये एक घर की स्टोरी नहीं, ये बहुत से घर की स्टोरीज़ हैं। तो वाई दीज old age homes are useful and they should be more and more, there should be like a lot of old age homes because इनके लिए आसानी हो जाती है। इसी तरह शेल्टर्स हैं, शेल्टर के ऊपर बात करें तो बच्चे, औरतें जो रोड्स पे होती हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आज 29 जुलाई इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, और टाइगर्स को कैसे संभालते हैं, उनकी क्या खुराक होती है, उनको कैसे टेम किया जाता है, ये भी हम आज बात करेंगे। हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ एक टाइगर एक्सपर्ट होंगे जो हमें बताएंगे कि टाइगर्स को पाकिस्तान में किस तरह रखा जाता है या पूरी दुनिया में उनकी कैसी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस एनिमल की, क्योंकि इट्स अ वाइल्ड एनिमल, और इसको कैसे हम ट्रीट किया जाए। आज क्योंकि इंटरनेशनल टाइगर डे, तो हमने सोचा हम क्यों ना इस पे बात करें। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करने जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स एंड शेल्टर्स। लेकिन आज इंटरनेशनली टाइगर डे मनाया जाता है, और हमें यहाँ पे हम जिन्होंने ज्वाइन किया है, इन्होंने बहुत जूज़ में काम किया है, पूरे सेटअप्स किए हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एनिमल कंसल्टेंट हैं, वाइल्ड एनिमल बिहेवियर्स हैं, और बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखते हैं एनिमल्स का। मोबी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आज टाइगर इंटरनेशनल टाइगर डे है, तो सबसे पहले इस डे की इम्पोर्टेंस के बारे में। ये कंजर्वेशन के हवाले से डे एनिमल्स के सारे अपॉइंट किए गए हैं, तो उसके अंदर ये एक टाइगर का डे है, क्योंकि ऑब्वियसली बिग कैट्स में टाइगर जो है वो सबसे लार्जेस्ट कैट होती है, और इसकी डिक्लाइन होती जा रही है शिकार की वजह से जी। और एशियन टाइम से भी इसको शिकार किया जा रहा है। अच्छा, शिकार करने के दोनों रीजंस होते थे जी। और एक तफरीह के लिए और एक ख़तरे से निकलने के लिए। हाँ जी। तो वही उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको मार दिया गया। कुछ हमारी एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से भी इनकी डिक्लाइन आ गया, तो उसकी वजह से उन्होंने एक दिन इसका बनाया कि इम्पोर्टेंस हो सके। देखिए, एनिमल्स की इम्पोर्टेंस तो है, ऐसा तो नहीं सकता। अब वाइल्ड एनिमल्स को एक रखने का तरीका भी होता है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा कि इस्लामाबाद में एक लायन निकला और उसने अटैक किए। तो ये एक प्रॉब्लम है कि लोग शायद इस वजह से भी अवॉइड करते हैं कि नहीं होना चाहिए। और घर में तो वैसे भी एज अ पेट आप नहीं पाल सकते, इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, वाइल्ड एनिमल होते हैं, ये वाइल्ड क्यों हैं, और अल्लाह ने कुछ एनिमल्स की कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे एक फार्म एनिमल्स की कैटेगरी है, इस तरह वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी है, इस तरह फेरल एनिमल की कैटेगरी है। ये कैटेगरीज इसलिए ताकि इनको इन्हीं कैटेगरीज में रखा जाए। हाँ, कुछ होते हैं एक्जोटिक एनिमल कीपर्स होते हैं, वो एक प्रोफेशनल वे से रखते हैं, उनके पास बाकायदा पूरी SOPs होते हैं और एक अथॉरिटी होती है जो उनको अलाउ करती है रखने के लिए। लेकिन सैडली पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। और अब तो आपने देखा है सैडली हमारे जो चिड़ियाघर हैं और जूज हैं, मतलब जू जो है वो बंद ही होते जा रहे हैं, कोई इतनी उसका रीज़न मैं आपको कराची ज़ू की बताऊँ। कराची ज़ू एक वाहिद ज़ू है पूरी दुनिया में कि जब उसके अंदर एनिमल्स डाले गए थे, चाहे वो इंडिजीनियस हो या नॉन इंडिजीनियस हो, उन सब एनिमल्स ने ब्रीड किया है। जी जी जी, सब में। यहाँ पे राइनोज ने ब्रीड किया है, ज़ेब्राज ने ब्रीड किया है, बैक्टीरियन कैमल्स ने ब्रीड किया है, सारे मकाओज ने ब्रीड किया है विदाउट एनी आर्टिफिशियल डाइट और मेडिसिन जी।
इवन चिंपैंजीज और बोनोबोज ने भी यहाँ ब्रीड किया। मुझे तो जू का नाम लेके ना मैं अपनी मेमोरीज में चली गई, इतना मैं जू जाती थी, मुझे बहुत पसंद था जू जाना। लेकिन बस अब यहाँ क्या है कि अगर आप जू को नहीं चला सकते तो उसको बंद कर दो, उसको अच्छा नहीं कर रहे। सही। अच्छा, टाइगर की टाइप्स कितनी होती हैं? मेनली टाइगर्स जो होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। 7 टाइप्स? 7 टाइप्स। लेपर्ड भी इन्हीं की? नहीं। अच्छा, वो इनकी फैमिली नहीं, बट वो कैट फैमिली तो है। कैट फैमिली है, ठीक है। लार्ज कैट्स में, बिग कैट्स में आता है। कितनी 7 टाइप्स में क्या क्या है? 7 टाइप्स में आपके पास आती है, एक बंगाल टाइगर आती है, बंगाल, एक साइबेरियन टाइगर आता है। साइबेरियन टाइगर अच्छा। ये टाइगर में सबसे बड़ा होता है, सारी बिल्लियों में मतलब लाइन्स वगैरह में सबसे बड़ा टाइगर होता है। साइबेरियन। और टाइगर्स में साइबेरियन सबसे बड़ा होता है। तो उसमें लेकिन इनकी एक जैसी आदतें होती हैं या डिफरेंट? नहीं, फर्क होता है। देखिए जैसे टाइबेरियन, बंगाल, साइबेरियन, समुद्रन, मलायम, जावान और इंडो चाइनीज और साउथ चाइनीज। अच्छा, और सभी डेंजरस है ना? हाँ, ऑब्वियसली। तो रीजन के हिसाब से इनकी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गई। जैसे साइबेरियन टाइगर है वो बर्फानी इलाके का है, और वो बर्फानी चटियल मैदानों का है, ठीक है। बंगाल टाइगर जो है वो जंगल रिवर साइड का एनिमल है, ठीक है। इंडो चाइनीज जो है वो टोटल पहाड़ी और जंगल का है। साउथ चाइनीज जो है वो बैरन एरिया का है लेकिन हरे का है। ये सारे हैं जंगल के, मतलब ग्रीन एरिया का एनिमल है। और कैस्पियन तो अब ख़त्म हो गए हैं, वो तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा। इसीलिए मलायम जो है वो भी दलदली जंगल का जानवर है, लेकिन ये है सारे पानी के पास ही रहते हैं। ये अपना खाना पानी के अंदर ले जाके खाते हैं। और ये 7 टाइप्स हैं, तो ये अलग अलग रहती हैं जैसे आपने मुझे बताया। जैसे लेकिन इनमें कुछ मिलती भी हैं, जैसे इंडो चाइनीज और साउथ चाइनीज है, इनकी टेरिटरी मिलती है, ठीक है। और इसी तरह साइबेरियन टाइगर और कैस्पियन की भी मिलती थी। तो इनकी कुछ की टेरिटरीज आपस में मिलती हैं, लेकिन इनमें ब्रीड है ये आपस में। पाकिस्तान में कौन कौन से पाए जाते हैं? पाकिस्तान में हमारे पास एक होता था किंग टाइगर, जो बंगाल टाइगर के ही उसमें आता था। वो आपके पास पंजाब और सिंध में जो हमारा सराइकी रीजन है यहाँ पाया जाता था, डेल्टा सिंध रिवर डेल्टा के साथ साथ पाया जाता था। लेकिन ये मिथ है कि वहाँ से आते थे, हमारे पास किसी ज़माने में हुए थे, लेकिन शिकार के थ्रू उनको मार दिया गया यहाँ पे। तो अभी करंटली हमारे पास यहाँ पे कोई टाइगर है? वाइल्ड में कोई भी नहीं है। नहीं है? वाइल्ड में कोई टाइगर नहीं है हमारे पास। तो जो इस्लामाबाद जो आते हैं वो कौन से टाइगर्स? वो लेपर्ड्स हैं। वो लेपर्ड्स हैं, वो टाइगर्स नहीं है। इसीलिए देखे ना, मैं आई गॉट कंफ्यूज्ड कि वो मुझे लगा एक तो लेपर्ड जो होता है वही टाइगर फैमिली से ही होता है, लेकिन टाइगर इज डिफरेंट। बिल्कुल। अच्छा, टाइगर जंगल का शेर तो नहीं हम कह सकते। जंगल लायन बड़ा होता है या टाइगर? टाइगर बड़ा होता है। टाइगर बड़ा होता है। अच्छा, टाइगर उस पे हेड है उसका? हेड होता है ये। अच्छा, ज़बान में थोड़ा सा ही हो गया। उर्दू में शेर टाइगर को कहते हैं, बबर शेर लाइन को कहते हैं, लेकिन हमने शेर कहना लाइन्स को स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो बबर शेर जो होता है एक्चुअली वो होता है लाइन, और शेर जो होता है वो टाइगर के लिए होता है, या बाघ जो टर्म इस्तेमाल होती है इंडिया और बांग्लादेश में, बाघ टर्म इस्तेमाल होती है, वो टाइगर्स के लिए होती है। लेपर्ड जो होता है वो तेंदुआ होता है। टाइगर में स्ट्रिप्स होती हैं, लेपर्ड के अंदर खुले हुए स्पॉट्स होते हैं। जो क्लोज स्पॉट होते हैं वो चीता के होते हैं। तो ब्लैक चीता जो ब्लैक, इन सब में ब्लैक एनिमल होता है। ब्लैक लेस ऑफ मेलेनिन या टाइगर तो ब्लैक होते हैं। 1-2 टाइगर्स हमारे पास ब्लैक हैं। टाइगर्स में ब्लू भी हैं, बिल्कुल ग्रे स्टोन में ब्लू आते हैं, लेकिन ये जेनेटिकली डिफॉर्म स्किन कलर्स होते हैं लोगों के, जो इंटरब्रीडिंग की वजह से कहीं ना कहीं पैदा हो जाते हैं, लेकिन वाइल्ड में भी हैं। अच्छा, व्हाट इज द करंट ग्लोबल जो है पॉपुलेशन टाइगर्स की कितनी है? वाइल्ड में जो बांग्लादेश में, जो इंडिया और बांग्लादेश में मिला के जो है वो तकरीबन लेस 4000 के करीब रह गए हैं। अच्छा, वो इसको बढ़ा नहीं सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनके पास जो उनका जो लैंड है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। साइबेरियन ऑलमोस्ट रह गए हैं 700 के करीब से 1000 और 700 के बीच में रह गए हैं। चाइनीज़ की जो है वो उनकी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन उनके पास भी ऐसे ही ऑलमोस्ट 3000 के करीब चाइना के अंदर ही अवेलेबल। अच्छा, जब टेम करने की बात आती है तो कुछ होगा ना, हर एनिमल एक डिफरेंट तरीके से टेम होता है, तो टाइगर की क्या तरीके हैं टेम करने के? अच्छा, यहाँ एक बात है, हमारा मिसकॉन्सेप्शन ये है, हम कहते हैं कि वाइल्ड एनिमल या किसी भी जानवर का बच्चा ले लो ना वो टेम हो जाता है। हाँ, ये मैंने सुना है कि उसको आप पहले से रख लो तो वो आपके साथ बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं होता है। नहीं होता। एनिमल तो एनिमल, वाइल्ड एनिमल जो होता है हमेशा एडल्ट ट्रेन होता है। अच्छा, ट्रेन और टेम का फर्क है। एडल्ट ट्रेन होता है? जी। अच्छा, पहले टर्म सोच लें, टेम और ट्रेन ये 2 टर्म्स हैं। ठीक है। टेम और ट्रेन दोनों डिफरेंट हैं। दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है। टेम ये होता है कि वो आपके पास आ रहा है, आपके करीब आ रहा है और आपके साथ मिलके रह रहा है। ट्रेन वो होता है जो आपकी कमांड्स एक्सेप्ट करे, चाहे वो आपके करीब आए ना आए, पर दूर डिस्टेंस से भी वो आपकी कमांड एक्सेप्ट करेगा कि वहाँ चले जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। तो इन 2 में फ़र्क होता है। ठीक है। हमारे यहाँ लोकल लोग टेम को ही ट्रेनिंग समझ लेते हैं और वो उससे मोहब्बत करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने सुना होगा, लोगों ने देखा होगा, वो हरे तोते लेते हैं, उसके बच्चे पालते हैं, कहते हैं हमने बच्चे से पाला, बड़े होके काटने लग गया। तो वाइल्ड एनिमल हमेशा यही करेगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल अल्लाह का कानून है, 3 साल बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ता है।
अपने ग्रुप को छोड़ देता है। अच्छा। हर वाइल्ड एनिमल। अच्छा। 3 साल में, क्योंकि 3 साल में जो बच्चे होते हैं वो जवान हो चुके होते हैं। तो अल्लाह के कानून में जो जवान बच्चा होता है वो अपने माँ बाप के साथ मेट ना करे, उसको 3 साल बाद अपना क्लैन छोड़ना होता है। ठीक है, तो वो छोड़ देता है। अच्छा ठीक, बताएं। हाँ, वो छोड़ देता है। अब आप कह रही है टेम, अब ये आप क्यों कर रहे हैं इनको टेम, ट्रेन? ये अपना क्लैन 3 साल बाद छोड़ेगा, तो उसको आपको भी छोड़ना पड़ेगा 3 साल बाद। तो आप 3 साल बाद उसको कहाँ? ऑब्वियसली वो खुद छोड़ के जाता है। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो अपना नए लैंड में जाता है, नहीं तो फिर वो अपने बाप को या अपनी माँ को भगा के खुद उस क्लैन का हीरो बन जाता है, बादशाह बन जाता है, इंचार्ज लीडर बन जाता है और उनको वहां से भगा देता है, वो दूसरी साइड पे चले जाते हैं। ये एक साइकिल है। तो जब आप इन वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास रखते हैं तो 3 साल बाद उनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल अलग हो चुका होता है, क्योंकि उनको यहाँ से जाना है या आपके ऊपर आना है, आपको डोमिनेंस करना है। लेकिन क्योंकि हम ह्यूमन है, हम उनको डोमिनेंस कर रहे होते हैं, उनको सबमिसिव होना पड़ता है, वो उनको मुसलसल इस स्ट्रेस के अंदर दबा रहा होता है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि टाइगर की जो खुराक है वो क्या है? देखिए, वाइल्ड में तो वो जो खाए खा ले। वाइल्ड में वो ऑलमोस्ट खाता है 4 kg से लेके 21 से 22 kg तक एक टाइम पे खा लेता है। और क्या है? गोश्त की मत में बर्ड्स भी हो सकती हैं, रेप्टाइल्स भी हो सकती हैं, क्रोकोडाइल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, डियर भी, किसी को भी पकड़ के खा सकता है, इंसानों को भी खा जाएगा। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में सिर्फ टाइगर और क्रोकोडाइल 2 एनिमल ऐसे हैं जो इंसान को बिला झिझक खा जाते हैं। कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं सोचेंगे। बाकी सारे एनिमल्स मार देंगे पर खाएंगे नहीं, या थोड़ा बहुत 1-2 बोटी खा ली तो खा ली, अदरवाइज छोड़ देंगे। अच्छा, खाते? ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। कि जैसे लायन अगर पकड़ेगा तो मार देगा। वो बहुत मुश्किल से खाएगा। अगर उसको आदत लगी भी हुई, उसने पहला अगर आप मार देते हैं, उनको बस मारने का शौक। टाइगर खा भी जाता है। टाइगर खाएगा। और रेप्टाइल आपने कहा कौन सा? क्रोकोडाइल्स खा जाते हैं। ये एक फौरन खा जाते हैं। हाँ, इनको कोई वो नहीं होता। बाकी इसमें जो लेपर्ड्स होते हैं, वो आपने एक मिसाल सुनी होगी ना, लपट झपट लपट के झपट। तो लेपर्ड के अंदर एक जलन होती है, जब तक वो आपको बुरी तरह काट ना डाले वो आपको छोड़ेगा नहीं। वो काट के जाएगा, वापस पलट के आएगा, फिर काटेगा, फिर लेपर्ड के अंदर ये होता है। लेकिन वो भी इंसान को मार नहीं सकता इतनी इजीली, आप उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन टाइगर्स और लायन के ऊपर सेकंड थॉट। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ आजकल पाकिस्तान में आपने देखा होगा, टिकटॉक पे एक बड़ा ट्रेंड निकल आया है, लोग अपने घर में टाइगर रख लेते हैं, लायन रख लेते हैं और फिर उनकी तस्वीरें, और उनको ये घर वाले जो सिस्टम है, इनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इनके लिए क्या आप एडवाइस? ये बिल्कुल गलत है। और इसमें जितने भी लोग हैं ये सारे ना फेम के भूखे हैं, फेम के भूखे, और टाइगर और लायन से फेम ले रहे हैं। मतलब आप सोचिए, बिल्कुल ऐसे। देखिए, मैं भी एक्सोटिक कीपर हूँ, सही है, लेकिन द थिंग इज, अगर आप ये अपने पर्सनल के लिए रख रहे हो तो आप लोगों को क्यों दिखा रहे हो? आपके पास क्या नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ। मैं जू के उसके लिए लेकिन आपने तो बहुत जूस भी बनाए हैं। अभी डेंजो भी आपने कहा कि मेरे सारे नहीं बनाया वो पूरा। तो ये जैसे इसकी ट्रेनिंग खुद कैसे लेनी पड़ती है, ये भी तो एक सवाल नहीं, देखिए, इसकी बाकायदा मैं भी बाहर से पढ़कर आया, और फिर आपको कुछ अर्से काम करना पड़ता है, जिस तरह हमारा फार्म सिस्टम है। लेकिन देयर आर डिफरेंट थॉट्स ऑफ स्कूल। एक ओल्ड स्कूल थॉट है, एक न्यू स्कूल थॉट है। न्यू स्कूल थॉट जो है वो अंग्रेजों का है, वो बार बार उसके अंदर रिफॉर्म्स लेते आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीखते जा रहे हैं। अच्छा। हम अभी तक अपना देसी तरीका रखा हुआ है, लेकिन हमारा देसी तरीका बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैं दोनों स्कूल्स के साथ काम किया। हमारा बेसिक, अगर हमारा क्या है हमारा, वैसे हमारा मार धाड़ वाला, थोड़ा मार धाड़ वाला, सख्ती वाला है। उनका है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग। उनका ये है कि जानवर को खाने से, जानवर को प्लेजर से ट्रेन करो। हमारे यहाँ सोटी उठाई और जानवर को संभाल लिया, ये 2 थॉट्स हैं। लेकिन इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। टाइगर पे सोटी कैसे चलेगी? टाइगर तो खा जाएगा। डंडा एक वाहिद चीज है जो पानी के अंदर से लेकर आसमान के फलक तक हर एक जानवर डंडे से डरता है। जी, उसने जिंदगी में देखा है ना देखा, पर वो डंडे को पता है उसको। अच्छा, अगर मेरे सामने टाइगर आ गया तो मैं डंडा उठा लूं, वो भाग जाएगा? बिल्कुल, लेकिन वो भी आपसे फाइट करेगा, क्योंकि उसके अंदर फाइटिंग इंस्टिंक्ट है। वो आपको एक लिमिट तक लेके जाएगा, लेकिन आपको बहुत हद तक सेफ कर लेगा आपको डंडा। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइगर रखें, लायन रखें, लेपर्ड रखें, जो भी जानवर वाइल्ड एनिमल रखें, खुद को पहले ट्रेन करें उस चीज। नहीं, उसको रखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली द पर्पस क्या है आपको रखने का? हाँ, बिल्कुल। क्यों आप वो वैसे ही डिक्लाइन पे जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जिसके पास लायंस और टाइगर्स हैं, इनके पहली परचेज सब चोरी के हैं, जो किसी जू से चोरी हुए या फार्म हाउस से चोरी हुए, वरना ये नहीं खरीद सकते। अच्छा, टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वो यही है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ऐसे ही उनके हैं। एक स्ट्रिप्स किसी दूसरे से नहीं मिलते, इवन पूरे बॉडी पार्ट के कहीं से भी नहीं मिलते। लेकिन अल्लाह की क्या कुदरत है ना, हमें पता होता है इसने ये टाइगर की ये निशानी और ये इसी तरह टाइगर ने पैदा होना है, यहाँ उसका ये कलर होगा, लेकिन स्ट्राइप्स जो हैं वो डिफरेंट होती और यही स्ट्राइप से ही हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये साइबेरियन है या ये बंगाल टाइगर है या इंडो चाइनीज टाइगर। कुछ की पूरी पेट तक आती हैं, कुछ की हाफ पे चली जाती हैं, कुछ की 2 हो जाती हैं, कुछ की टेल तक होती है, कुछ की टेल के एंड में मार्क नहीं होता। तो यही से हम पहचानते हैं। एंड हाउ इज टाइगर यूजफुल फॉर आज की लिविंग के लिए? आप कैसे? ऑब्वियसली वो इकोसिस्टम का एक पार्ट है। बांग्लादेश और इंडिया पे मेनली, और बंगाल का टाइगर
वो मेन वहाँ के इकोसिस्टम के अंदर है। अगर आप टाइगर को वहाँ से निकाल लें तो वहाँ के आपके वाइल्ड डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपके हिरनों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वहाँ पे आपके प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। मतलब टाइगर की इतनी सिग्निफिकेंस है वहाँ के बंदर इतने हैं। तो जहाँ जहाँ आप देखें टाइगर्स को खत्म कर दिया गया, वहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो ये सारा एक इकोसिस्टम होता है जो परवरदिगार ने बनाया है एक उसके लिए। आप उसमें से किसी एक एनिमल को भी निकाल देंगे, कहीं ना कहीं एक खला पैदा होगी जो आपको फिलहाल नहीं दिखेगी, लेकिन बाद में आपको दिखेगी कि ये यहाँ पे जाया हो रहा है। तो डेंजो में है टाइगर? जी, डेंगू में बहुत सारे। हाँ, तो फिर इनको जैसे इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जब थोड़े थोड़े दिनों में, जैसे हर इंसान की भी हमारी भी एनालिसिस होती है हमें, तो इनकी चेकअप्स कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए डॉक्टर्स के साथ, वेट के साथ? अच्छा, इधर 2 पॉइंट है। मेरा जाती होता है कि फजूल में वैक्सीनेशंस नहीं करनी चाहिए। जब नीड हो तो आप कर लें, अदरवाइज वाइल्ड एनिमल उसको ऐसा जितना वाइल्ड रख सकते हो उतना वाइल्ड रखें। अच्छा, आपने डाइट का सवाल पूछा था। वाइल्ड में तो इतनी खाते हैं, पर जू के अंदर आपको एक बजट देखना होता है, जू के अंदर एनिमल की हेल्थ देखनी होती है। हम शुरू से इस बात में फंसे रहे हैं कि जू में कितने बड़े पिंजरे दें जानवर को। अगर हम बहुत बड़ा पिंजरा दे देंगे तो जो बच्चे आएंगे वो एनिमल्स को नहीं देख पाएंगे, वो कहीं छुपा बैठा हुआ होगा। अगर हम छोटा दे देंगे तो लोग कहते हैं आपने जुल्म किया हुआ है। तो इस पे एक बहस शुरू से चल रही है। हम इनको जू की फील्ड के अंदर 2% ऑफ बॉडी वेट दिया जाता है एनिमल को फीड, तो उसके अंदर वो मेंटेन होते हैं सारे। हाँ, अगर कोई पतला है, अगर आप उसको पतले में 2% देंगे तो ऑब्वियसली उसकी हेल्थ डिक्लाइन होती चली जाएगी। स्पेशल केसेस में हम अपने हिसाब से डाइट डिजाइन करते हैं, अदरवाइज 2% इज इनफ। सही। आखिरी में सर मुझे बताएं कि इंटरनेशनली आज जो टाइगर डे मनाया जाता है, तो हाउ डू दे सेलिब्रेट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस के इम्पोर्टेंस? वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे इंडिया की मैं बात लेता हूँ, क्योंकि बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा इंडिया काम कर रहा है, साइबेरिया में भी काम हो रहा है। तो वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में ब्रीड करते हैं और फिर उसकी जितनी अच्छी ब्रीड आती है उसको फिर वाइल्ड में वो वापस इंट्रोड्यूस करते हैं। और वाइल्ड में वो नजर रखते हैं कि जो मेल ज़्यादा हो गए हैं, जो दूसरी फीमेल्स को या छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उनको वो निकाल लेते हैं और फिर उसमें नए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जो इनको फेक मेडिसिन के हवाले से या स्किन ट्रेड के हवाले से वो अवेयरनेस थ्रू आउट फैलाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यहाँ जो लोग टाइगर रखना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल मना करूंगा कि कोई भी वाइल्ड एनिमल नहीं रखें। और अगर आप रख भी रहे हो कि किसी को बहुत वो होती है कि बहुत ही कह रहे हैं ना कि एक अंदर उसके आ रहा है कि मुझे रखना है, अगर आप रख भी रहे हो तो किसी को दिखाओ नहीं, क्योंकि जब आप दिखाना स्टार्ट करते हो तो 10 लोग और शौक में रख लेते हैं एनिमल, और फिर वो उसको अच्छे तरीके से नहीं रख पाते और इंसिडेंट्स। और अब आपने एक और चीज बड़ी अच्छी बताई कि जब बेबी टाइगर है उसको आप ना लें, बिल्कुल भी नहीं। एडल्ट हो तो लें। मैं बताऊं, बेबी एनिमल्स चाहे चूजा हो चाहे डकलिंग्स हो, दे आर नॉट अलाउड इन इस्लाम। बिल्कुल भी मना है। छोटे बच्चों को माँ से नहीं छीनना चाहिए और छोटे एनिमल्स कभी भी नहीं लेने चाहिए। और जो शेर पालते हैं, पाल चुके हैं, उनको पता है कि उनका 4 महीने बाद वही शेर उनको काट रहा होता है, तो नहीं रखने। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोबी आपका हमें ज्वाइन करने का, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। हमारा जो अगला सेगमेंट होगा, जैसे जो हमारा टॉपिक है आज का, ओल्ड एज होम्स एंड शेल्टर्स की इम्पोर्टेंस इन अ पॉजिटिव वे, कि हम उन्हें क्यों बढ़ाना चाहिए और हमारे पास होने चाहिए ताकि हमारे लोग जो होमलेस हैं उनको शेल्टर मिले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। मुआशरे में बढ़ती हुई जहालत और बेरोजगारी की वजह से लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है माँ बाप 12 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 12 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकते। खूनी रिश्तों के हाथों घर से निकाले हुए लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाए गए हैं। ओल्ड एज होम खिदमत और मोहब्बत का घर है, जहाँ पर अपनों से ठुकराए हुए लोगों को रखने के लिए छत दी जाती है, उनका ख्याल भी रखा जाता है, उनका खाना पीना सेहत की जिम्मेदारी भी उठाई जाती है ताकि वो इज्जत और सुकून भरी जिंदगी गुजार सके। ओल्ड होम के साथ साथ चाइल्ड केयर होम की भी तादाद बढ़ती जा रही है। लोग कम उम्र बच्चों पर भी तरस नहीं खाते और उनको भी बेसहारा छोड़ जाते हैं। जी, आज हम क्योंकि बात करने वाले हैं, आपने एक पैकेज भी देखा और ये बिल्कुल सच है कि बहुत सी चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं। ऑब्वियसली जब आपकी फैमिलीज़ में जहाँ आप बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं और फिर वही बच्चे आपको जो है अबैंडन कर देते हैं या वो आपको ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं, शेल्टर्स में। ये हम बड़े बूढ़ों की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं, फैमिलीज़ देखी हैं जिनके यहाँ हस्बैंड्स की डेथ हो गई तो ससुराल वालों ने लड़की को बच्चों के साथ निकाल दिया। अब बच्चे, कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चे न्यू बॉर्न
छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर ये कहाँ जाएं? तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स एंड शेल्टर्स की है, क्योंकि इनका होना बहुत ज़रूरी है। इनका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और इधर हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज़ ये लोग जो काम कर रहे हैं इस वेलफेयर के लिए और इस तरह काम कर रहे हैं, और बड़ा एक तरह से समझे उनके लिए बड़े फंड्स की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह वो मैनेज करते हैं और किस तरह इनको अच्छे से रखते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सईदा बानो, जो कि इंचार्ज मैनेजर फॉर वुमेन ईदी नॉर्थ कराची हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और उनके साथ मौजूद हैं यहाँ पे सकीना जफ़र, जो कि वॉलंटियर्स एट दारुल सुकून एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मिस्टर तालिश, जो कि प्रेसिडेंट प्रेशियस लाइफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। अस्सलाम वालेकुम तालिश, क्या हाल चाल है? जी, आज हम बात करें ओल्ड एज होम्स एंड शेल्टर्स की इम्पोर्टेंस की। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि किस तरह ये एक अपने लिए भी फीलिंग होती है ना इंसान की कि मैं इस काम में पढ़ने लगी हूँ और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने अरसे से आप एक ऐसे नाम के साथ जुड़ी हुई हैं जो बहुत मशहूर है और बहुत काम कर रहा है, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप लेती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो यानी कि जब मैंने ये ज्वाइन किया था यहाँ पे ये वाला सेंटर, मुझे यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। मैं देखती थी बेचारे इतने लाचार हैं, और क्योंकि यहाँ जो है ये हमारा सेंटर है, टोटली ख़वातीन जो हैं मेडिसिन पर रिलाई करती हैं, साइकोटिक इलनेस का शिकार है। ओह ओके। तो इनको मतलब मैनेज करना बहुत शुरू में मतलब बहुत घबराहट होती थी, लेकिन कुछ हमारी सीनियर मैनेजमेंट है, उन्होंने हमें समझाया कि बेटा यहाँ खिदमत का मौका बहुत है, बेशक आप अपनी जॉब भी कर रही हैं लेकिन खिदमत समझ के अगर आप करेंगी तो आपके भी दिल को सुकून मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास जो ख़वातीन के दाखिले होते हैं उनमें 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं कि डिक्लेयर्ड लावारिस, जो पुलिस के थ्रू आती हैं, जो लावारिस ख़वातीन सड़कों पर होती हैं, जो मैंने अभी अपने कहा, हवासों में नहीं होती हैं और इतने मतलब ख़राब हुलिये में आती हैं कि उनके सर में वुंड्स में मैगेट्स पड़े हुए होते हैं। तो हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है उसको बाकायदा ट्रीट करता है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा सिनेरियो ये है कि झूले में जो दे जाते हैं बच्चे छोटे दे जाते हैं, या दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास तकरीबन अभी 1300 ख़वातीन हैं, जिसमें से हमारे पास 800 के करीब वो ख़वातीन हैं जो घर वालों ने दाखिल करवाई हैं। अच्छा। और लावारिस में उन्होंने बाकायदा लिखवाया है। अच्छा ठीक है, हम उनको ट्रीट करते हैं चाहे वो पुलिस की तरफ मुझे से। एक बात बताएं कि ये हम बात तो ज़रूर करें कि घर वाले छोड़ के जाते हैं, जब आप इन लोगों के साथ इंडल्ज होती हैं और इनको एनालिसिस करती हैं, इनके साथ एनालाइज करती हैं, तो आपको लगता है कि इनमें भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो इस वजह से इस स्टेज पे ये आ जाते हैं कि ये इधर छोड़ जाएं? देखिए, बुढ़ापा तो है ही, मैं बुढ़ापे के अलावा की बात करें। ठीक है जी। सबसे बड़ी देखें जो मतलब मैंने नोट किया है यहाँ रहते हुए कि कराची में जो मेंटल इलनेस है उसका रेशो बहुत बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि जवान लड़कियों में बहुत बढ़ गई। तो ये जो है इनके साथ सब्र आजमाई का काम है कि इनको सुनना, इनको बर्दाश्त करना, इनके साथ इनके बिहेवियर की तरह हम नहीं चल सकते। अगर वो हाइपर हो रहे हैं या वो एक चीज़ को स्लोली कर लें तो हम उनको समझ के, उनको अंडरस्टैंड करके हमें उनको लेके चलना है। बिल्कुल। तो देखिए कितना बड़ी बात है, फ्रस्ट्रेट होकर हम उन पर चिल्लाएं, हम उन पर गुस्सा करें। बिल्कुल। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, बिल्कुल, जो आज के दौर में बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, हम और इस पे आएंगे कि क्या क्या ईदी सेंटर में और फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और किस तरह ये हेल्पफुल हो रहा है। आप मुझे बताइए सकीना कि आप इतने अरसे से दारुल सुकून के साथ पहले से हैं या आपने अब ज्वाइन किया? सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, और मैं स्टार्ट करूंगी एक शेर से। बेहिसी शर्त है जीने के लिए और हमें एहसास की बीमारी है। अब देखिए, आपका इस सवाल का जवाब ये है कि मैं कुछ 2 साल से अराउंड हूँ इस फील्ड में ही। मैं आई थोड़ा लेट, क्योंकि मैं बच्चों की, आपको पता है पहले घर ज़रूरी होता है। इसके बाद जब मैं, क्योंकि मैंने आपसे जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, मुझे बड़ी अफेक्शन है एल्डरली लोगों के साथ, बच्चों यानी अपनी दादी नानी के साथ मैं बड़ा रही हूँ, तो मुझे बड़ा यानी वो करता था कि यार अट्रैक्ट करता था कि मैं कहीं जाके कुछ ऐसा अपने आप की सर्विस दूं जो किसी उसके यानी किसी गर्ज के बगैर हो ना, मतलब। तो मैं एक दफ़ा दाल सुकून गई हूँ, और दाल सुकून जब क्या मैं गई हूँ, बस मैं उसके अलावा कहीं नहीं गई फिर। अच्छा। दाल सुकून वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो आपको अंदर से जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ 2 ब्रांचेस है दाल सुकून की। एक तो ओल्ड एज होम है जो कि एमेजना रोड पे है, और एक हेड ऑफिस है जो डिफरेंटली एबल बच्चों का जो इदारा है। एक तो वो कश्मीर रोड पे जो बिल्कुल सामने, मैं वहाँ गई हूँ जी। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे वहाँ के बूढ़े हों चाहे उनके बच्चे हों,
वो आपको ऐसा घेर लेते हैं जब आप जाते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब जो आपको मोहब्बत वही दे सकते हैं लोग जिनको मोहब्बत मिल रही हो, इट मीन्स दारुल सुकून में उनको मोहब्बत मिल रही है, तभी वो आपको पास ऑन करे, वरना उनके चेहरे मुरझाए हुए होते हैं और वो बिल्कुल ही आपको कुछ यानी आपको एक्सप्रेशन नहीं होते उनके। तो बड़ा मज़ा आता है उनकी खिदमत करके और सब कुछ करके। जहाँ तक अभी आप बात कर रही थी साहिबा से कि ईदी सेंटर जो है और जो नेगेटिव वे में अगर हम थोड़ा सा इसको लेके जाएं तो क्यों इस तरह हो जाते हैं बूढ़े लोग, या क्यों बच्चों की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए कुछ हमारे किरदार होते हैं घरों में। सबसे बड़ी तो इन्फ्लेशन जो चल रही है इस वक्त, मैं कहूँगी इसका बड़ा हाथ है इन्फ्लेशन का, कि जब बेरोज़गारी होगी, एक मर्द आएगा, सास बहू के झगड़े चल रहे होंगे, तो उसके बाद देखिए कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, ना एक औरत, ना एक माँ, ना एक बहन, ना एक सास, ना एक आदमी हर फॉर्म में, मतलब माँ बाप भी है, भाई भी है, बेटा भी है, कोई भी बर्दाश्त करने की पोजीशन नहीं है हमारे यहाँ। पेशेंस जो है ना वो नहीं कोई दिखा रहा। तो वजह, सबसे बड़ी वजह यही बनती है झगड़ों की, और फिर झगड़े की एंड ये होती है कि जीत वो बहू जाती है और हार एक माँ जाती है। इन दी एंड फिर वो वहाँ होती है, क्योंकि माँओं को भी चाहिए, मैं कहूँगी जो सास होती हैं, कि थोड़ा सा देखिए ज़िंदगी बेटा अगर गुजार रहा है तो उसको गुजारने थोड़ा सा अपने स्टाइल से। देखिए जनरेशन जो है ना बड़ी चेंज हो गई है, अब आप उसको अपने थोड़ा सा उनको टाइम दें और थोड़ी सी उनको प्राइवेसी भी। आई थिंक वो एक ये हो जाता है कि आपकी इतनी अटैचमेंट होती है औलाद से, आप बेटी तो चली जाती है क्योंकि बेटा एक ऐसा क्रीचर होता है कि उसके लिए अब जो है ना फीलिंग्स माँ की वो इनएविटेबली शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी वो जो अटैचमेंट होती है, आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा कोई और मैं उससे शेयर करूं। अब देखिए मैं लास्ट वीक में एक शो पे थी, वहाँ पे सास बहू के झगड़े के ऊपर था, नहीं सॉरी नंद भाभी के झगड़े पे था। तो पावर का मसला है सारा। हाँ पावर का मसला, हम किसी को भी पावर देने को तैयार नहीं, कोई आ रहा है ना। यहाँ आके हमें लगता है कि जहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स या शेल्टर्स की हम बात करते हैं, अपनी जगह, अगर ये ना हो तो फिर तो मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ तालिश कि आप भी तरसे से आपने भी ये स्टार्ट किया है और आपके तो अब इम्प्रूवमेंट्स भी और तो होती जा रही हैं। लास्ट हमने एक चैनल पे जो बात की थी और आप लेके भी आए थे कुछ खवातीन को, तो ये जब स्टार्ट हो गया है अब क्या सिचुएशन है? ये जो लोग आते हैं कुछ ऐसे भी हैं तालिश जिनकी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस वो किसी वजूहात की वजह से, बच्चों के टाइमिंग्स ऐसे हैं, घर में कोई और देखने वाला नहीं है, प्लीज़ इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें यहाँ बुलाने के लिए, और आप लोगों का आने का स्पेशल उन लोगों का आप लोगों ने ये प्रोग्राम रखा कि जिनकी वजह से मैं अभी यहाँ बैठा हूँ। आई थिंक आप लोग भी सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये एक कनेक्शन है आई थिंक जो बहुत कम होता जा रहा है हमारे स्पेशल लोगों के अंदर। और हमारे पास जो मेजॉरिटीज़ है जो मेल एंड फीमेल्स हैं, जिसमें मेंटालिटी का अभी जो बहुत ज़्यादा हमारे जो बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। उसका रीज़न क्या है? सिर्फ हमारा ये जो एक कनेक्शन है बेटे का और बेटी का, वो कम होता जा रहा है। अच्छा, उसमें फिर क्या चीज़ें हैं कि जब आप घर के माहौल में चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात है जब आप उनको इग्नोर करना शुरू करते हैं तो उनमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तब्दीली के साथ साथ अगर आपके फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और अगर फाइनेंशियली इश्यूज़ हैं तो अगर वो बूढ़े लोग अगर मेडिकेशंस की तरफ जा रहे हैं तो आप उनको ये नहीं कह सकते, या आप देखने वालों के लिए आप एक वो नहीं कर सकते कि समझ लें कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं इनको यहीं पे पड़ा रहने दूँ, इनको यहीं पे मरने दूँ। नो, ओल्ड एज होम का मकसद ये नहीं है कि आप उनको वहाँ छोड़ आए हैं, छोड़ने के बाद जो है कि पता नहीं आपने कोई ऐसा काम कर लिया है कि जहाँ पे आप लोगों को बहुत बुरा भला कहेंगे। नो, गलत है। ओल्ड एज होम एक ऐसी चीज़ है या ऐसी जगह है कि जहाँ पे मेरे ख्याल से, मैं एज अ प्रेसिडेंट प्रीशियस लाइफ ओल्ड एज होम का, मेरे पास बहुत तकरीबन 50-60 लोग हैं जिसमें मेल हैं, फीमेल हैं, और मुझे 8 साल से उनको मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट भी हुई है हमारे इदारे में, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मेडिकली, मेंटली, फिजिकली हर चीज़ बेहतर होती जाती है, और एक इंटरेक्शन भी है। बिल्कुल, क्योंकि उनको जब हम मॉर्निंग से उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उनके ब्रेकफास्ट के बाद उनकी जो है 1 बाय 1 सारी चीज़ें मेंटेन होना शुरू होती हैं। जो बेड पर लोग हैं वो माशाल्लाह चलना शुरू हो जाते हैं, मोबिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ये पॉजिटिव बात है ना। सिर्फ उनको टाइम, उनकी मेंटालिटी के मुताबिक उनको आपने थोड़ा सा गाइड करना होता है।
और आप अगर उनको टाइम देंगे, उनकी मेंटालिटी को थोड़ा सा लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल है कि जो ये प्रॉब्लम्स बनी हुई है लोगों के अंदर, एक दिमाग में बैठी हुई है कि ओल्ड एज हो गए, उनको हम छोड़ देते हैं वहाँ और बस छोड़ दिया, तो ये चीज़ें सही नहीं है, सही कुछ लिहाज से। एक चीज़ मैं सिर्फ यहाँ ऐड ऑन करना चाहती हूँ, जो मेरी थिंक एक है पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप अपने घर के बड़ों को जहाँ आप कर सकते हैं मैनेज, जहाँ मैनेज हो सकता है, मैंने तो वो भी घर देखे हैं जो बहुत बड़े बड़े घर हैं जहाँ मैनेज हो भी रहा है तो भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं उस तरह देख सकते। अब अगर हम इसको इस तरह भी सोचें कि एक वालिदैन है, वो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम भी कर रहे थे, वो उनको करना है क्योंकि वो करना पड़ता है, अब उनकी भी ज़िंदगी बिजी है। अब अगर माँ बाप ये सोच लें कि अब मैंने इस बच्चे की शादी की और ये बच्चा भी अपने काम करेगा, अपने बच्चों के लिए कमाएगा, इसकी बीवी भी कमाएगी, इसके बच्चों ने भी अपनी लाइफ गुजारनी है और मेरे लिए वो टाइम, अब वो क्योंकि माँ बाप भी उतना टाइम नहीं दे पाते, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो आप थोड़ा वक्त तो निकाल सकते हैं, लेकिन आप पूरा दिन नहीं दे सकते। ऑब्वियसली मैं काम पे आती हूँ, मैं पूरा दिन शूट पे होती हूँ। अब मुझे पता है कि आप तो मेरे फादर से भी मिले हुए, मेरी बहन है, उसके पास थोड़ा टाइम है, वो आ जाती है, पर हम लोग ने उनको छोड़ा नहीं है इस तरह। लेकिन ये भी एक कॉन्सेप्ट गलत है जो हमने बड़ा नेगेटिव कर दिया है, हाय हाय माँ बाप को तो पूछ ही नहीं रहे। ऐसा नहीं होता, हर घर की हर किसी की अपनी अपनी एक जो है इन्वॉल्व कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई है। बिल्कुल। अच्छा आमना, मैं एक बात करना चाहूँगी, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो एक बूढ़े हों जो हैं, तो उनको एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है, एक्टिविटी की ज़रूरत है, और वो बिजी रहने की भी हो ज़रूरत जाते है। हैं यार। जो हाउस वाइफ हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो हाउस वाइफ्स हैं ना, वो कुछ करें, कुछ भी करें। ये जो जहन है ना आपका, खाली जहन, वो सारी फसाद की जड़ है। अब ये जो हमारे जो बूढ़े लोग हैं ना, ये असल में तवज्जो चाहते हैं, मगर आजकल का दौर जो है ना, वो हर कोई लड़का भी कमा रहा है, बच्चे भी कमा रहे हैं, बच्चियाँ भी कमा रही हैं, तो अब मसरूफ़ हो गई लाइफ, उनकी अपनी एक्टिविटीज़ भी है, तो वो टाइम नहीं। पहले का टाइम अलग था कि सब बैठते थे, खाते थे, पीते थे साथ, अब वो चीज़ नहीं हो सकती। तो हमें चाहिए कि उनको कोई एक्टिविटी में डालें। जैसे ये फाउंडेशंस हैं जो भी बनी हुई, उनको चाहिए कोई एक ऐसा टाइम रखे कि सब आके एक एक्टिविटी करें। एग्जैक्टली। अच्छा अब देखिए, ये ईदी सेंटर की जैसे बात करते हैं, अगर यहाँ पे कोई वैसे ही आप लोग जैसे खवातीन आए, अब आप मुझे बताएं एक्टिविटीज़ क्या है उनके लिए वहाँ पे? जैसे जो हमारे पास बच्चियाँ हैं उनके लिए सिलाई कढ़ाई के सेंटर हैं, वो सिलाई कढ़ाई सीखती हैं, और जो लड़कों के सेंटर हैं वो उनके टेक्निकल कोर्सेज हैं। और एजुकेशन वाइज आप लोग लड़कियों को एजुकेट कर रहे हैं? छोटे बच्चों के स्कूल अलग हैं, छोटी बच्चियों को, लड़कियों को भी। आपने पहले तो सिलाई कढ़ाई की बात कर दी, जी। आप पहले कहती हैं कि बच्चियों को हम एजुकेट लड़कियों के भी स्कूल अलग हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे अब मैं नॉर्थ कराची की, तो वहाँ का स्कूल अलग है, जो ईदी सोराब बोर्ड है वहाँ का स्कूल अलग है। मतलब मुझे बताएं और क्या, जैसे शेल्टर के लिए लोग, ये तो हम ओल्ड एज की बात करें, अब शेल्टर भी ईदी करता है, शेल्टर के लिए आप लोगों ने मतलब बच्चों के लिए, उनकी माओं के लिए जो जिनको घर से निकाल दिया जाता है, और अडॉप्शन का भी बताइएगा कि यहाँ से बहुत बच्चे अडॉप्ट भी होते हैं ज़्यादातर, उसका भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा, अडॉप्शन जो होती है वो हमारी हेड ऑफिस मीठा दर से होती है, वो जो मिसेस फैसल ईदी हैं जी, वो खुद ये तमाम मामला हैंडल करती हैं। ना सिर्फ अडॉप्शन, बल्कि जो बच्चियाँ मतलब जो बड़ी होती हैं हमारे झूले में आई हुई, या जो लवारिस में गुमशुदगी में आती हैं, वो यहीं माशाल्लाह परवरिश पाती हैं, तालीम हासिल करके फिर उनकी शादियाँ भी की जाती हैं। अच्छा, तो ये सारे मामला अडॉप्शन के और शादियों के, ये मिसेस जो फैसल ईदी हैं वो सब ये खुद देखती हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये एकदम से जब भी हम कोई ऐसे शेल्टर का सुनते हैं तो हमारी निगाहों में तर्स क्यों आ जाता है फ़ौरन से? मतलब ये तो एक हेल्पफुल चीज़ है ना, अगर ये पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में किया जाता है, अपनों से दूर होता है। अपनों से दूर है। अच्छा अभी आप ये बात कर रही थी ना कि हम उनको अकेला ना छोड़ें, एटलीस्ट अगर हम शेल्टर होम में उनको डाल रहे हैं तो कम से कम उनसे मिलने तो आए। बिल्कुल नहीं आते। सारी हम खवातीन देखते हैं वो बेचारी ऐसे ही दुनिया से चली जाती हैं, ये आस लिए कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आ जाए। हम उनसे कहते हैं अगर आप घर पे नहीं रख सकते, ठीक है, वो माजूर पेशेंट हैं, आप उनका देखभाल नहीं कर सकते, तो ठीक है, मिलने तो आए ना। वो मिलने भी नहीं आते हैं। वो कहते हैं टाइम नहीं है, ठीक है आ जाऊंगा। तो फिर हम उन्हें एक ये फैसिलिटी देते हैं कि ठीक है चले आप मिलने नहीं आ सकते, तो हम महीने में 2 बार हम उनकी फ़ोन कॉल पे बात करा देंगे कि एटलीस्ट चलें आप बात कर लें, तो कम से कम बात करके उनके दिल को तसल्ली हो जाती है। सही। अच्छा ये जो क्योंकि देखें आप लोगों ने ये जो कहा हमने लड़कियों के लिए स्कूल किया, ये किया, मेडिकल के लिए क्या है वहाँ पे? मेडिकल के लिए हमारे पास अपने हॉस्पिटल है, मुसल्लन में हमारा बिल्की सीधी हॉस्पिटल है। ठीक है। किसी को भी अल्लाह न करे कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो हम फ़ौरन उन्हें वहाँ भेजते हैं। बल्कि हमारे बहुत सारे दाखिले आते ही इसी वजह से हैं, किसी का ऑपरेशन होना होता है, किसी के ज़ख्म होते हैं, सिर्फ मतलब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। वो कहते हैं ये ठीक हो जाएंगे तो हम ले जाएंगे। ठीक है। मुझे एक बात है, बड़ी देखें अब दुनिया है, दुनिया तो बातें भी करती है, कोई अच्छी चीज़ चल रही होती है, बड़ी नेगेटिव बातें भी होती हैं कि जी इस सेंटर में ये नहीं होता, ये नहीं होता, आप उसको कैसे डिफेंड करेंगी?
नहीं, मैं डिफेंड नहीं करूँगी। देखें, अच्छी बुरी चीज़ हर जगह होती है, लेकिन हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम उस चीज़ को ख़त्म करें। ठीक। क्योंकि देखिए, जो अंदर मैं काम कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ। अब बाहर वाला अगर बातें बना रहा है कि आप लोग ये करते हो, ये भी सुना है कि ऑर्गन्स बेचते हैं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन आप कुछ मुझे बता रही थी कि एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों के बारे में। जी, मैं आपको बता रही थी, जहाँ तक आपने सहूलियतों की बात करी कि जो हमारे पास डिसेबल पेशेंट आते हैं या बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, उनके लिए हमारा अपने ही सेंटर में फिजियोथेरेपी जो है डॉक्टर आते हैं और उनसे बहुत इम्प्रूवमेंट भी मिलती है। अच्छा, अभी आपने मुझे बताया कि लड़कियाँ ज़्यादातर लड़कों के चक्कर में कराची आ जाती हैं। जी बिल्कुल, पिछले मतलब 4-5 महीनों से ज़्यादातर हमारे पास जवान लड़कियाँ ही आती हैं और पुलिस वाले लेकर आते हैं। रेलवे पुलिस जो है अक्सर लड़कियां लेकर आते हैं और कोई ना कोई मतलब सबकी स्टोरी यही निकलती है कि फ्रेंड के साथ आई थी और लड़का गायब हो गया। वो लड़का कहता है तुम बैठो, मैं ज़रा अभी आता हूँ, उधर वॉशरूम से होके आ रहा हूँ। मोबाइल भी ले लिया बच्ची का उसने, पैसे भी उससे ले लिए और वो बच्ची वहाँ बैठी भी रो रही है। फिर जब पुलिस उससे पूछा तो उसने सारी स्टोरी बताई, फिर पुलिस वाले उसको हमारे पास लाए। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, बहुत सारी तादाद में सिर्फ हमारे पास लड़कियाँ ही आती हैं और इसी तरह लड़कों के चक्कर में। आप लोग क्या किस तरह उनको फिर इनरोल करते हैं? फिर हम उनसे उनके घर वालों के बारे में मालूमात लेते हैं, वो हमें फ़ोन नंबर देती हैं, फ़ोन नंबर के जरिए घर वालों से रब्ता करते हैं। जी, अगर किसी को फ़ोन नंबर याद नहीं होता तो वो अपने घर का एड्रेस बताती हैं और तो हम ख़त लिखवाते हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं कि जैसे अपने हवासों में नहीं होती, उसमें होती हैं, साइकोसिस में होती हैं, तो फिर हम उनकी बायोमेट्रिक भी करवाते हैं। अच्छा। CPLC के जरिए उनके हम बायोमेट्रिक करवाते हैं, उससे उनका मतलब पूरा डाटा निकल के आता है। माँ बाप के फ़ोन नंबर, माँ बाप के NIC, शौहर के, बहन भाइयों के, उसके थ्रू फिर हम उनसे रब्ता करते हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन मतलब घर जा भी चुकी हैं और ज़्यादातर ख़त के थ्रू भी जा चुकी हैं, क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, यहाँ फ़ोन नंबर्स वगैरह इतने नहीं होते हैं। ठीक है, सही। तो जी, क्योंकि मुझे बताएं कि जो मैंने अभी बात एक की थी कि हम बड़ा नेगेटिव भी इन चीज़ों को ले रहे थे, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अब आप देखें, जब ऐसी ख़वातीन जिनको कोई भी नहीं देख रहा या घर में कोई नहीं देखने वाला, फिर वो उनके लिए ये ओल्ड एज कितना फ्रूटफुल है? ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। ये शॉर्ट वर्ड है, ब्लेसिंग है ऑब्वियसली। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं जॉब पे जा रही हूँ, आप जॉब पे जा रही हैं और पेरेंट्स हैं आपके, आपको कमाना भी ज़रूरी है, रेंट भी देना है, सारे बिल पे करने हैं, आपको बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करनी है। तो अगर आप कमाएंगी नहीं तो किस तरह पॉसिबल है कि आप ये साथ बेयर कर सके खर्चे और इवन उनकी दवाइयाँ बेयर कर सकें? तो हल ये होता है कि अगर आप एक अकेली औरत है, ये मैं बेनिफिट्स बता रही हूँ, हाईलाइट बता रही हूँ कि आप एक अकेली या औरत कोई अकेला मर्द भी है घर में, बूढ़ा इंसान। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि हम सामने बैठे, तो कोई एक अकेला है जो कि अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रहा है, उसे कमाना भी है, तो वो अब क्या करे, छोड़ दे। क्योंकि बहुत सारे लोग बूढ़े ऐसे होते हैं जिनके पैम्पर्स भी चेंज करने पड़ जाते हैं। और तो ओपनली बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल देखिए, आप एज अ बेटी नहीं कर सकती बाप बिल्कुल पैम्पर चेंज, बिल्कुल। और अगर बेटी बाप है तो यानी जो अगर अदर बिल्कुल उसको ऑपोजिट ले ले तो वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए ही बने हैं ये ओल्ड एज होम्स, जिसको आपको इसका फ़ायदा उठाना है। और मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से, आपके शो से, हुकूमत से भी मैं कहूँगी कि फंड्स में और थोड़ी फैसिलिटेट करें ओल्ड एज होम को, क्योंकि ये वो दौर आ चुका है कि कोई किसी का भी नहीं है। तो हमारे जो बूढ़े हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम रोड पे छोड़ दें उनको तड़पता हुआ, क्योंकि आधी रात को बच्चों ने निकाल दिया? क्योंकि देखिए एंड क्या होता है, अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हो ना कि नहीं मेरा बाप मेरे साथ ही रहेगा या मेरी माँ मेरे साथ ही रहेगी, तो एंड ये होगा कि आपका रवैया जो है ना उनके साथ हार्श हो जाएगा। क्योंकि आप थके आओगे और काम से आओगे और बॉस की आपने डांट सुनी हुई, आपको सैलरी नहीं मिली, कभी रोड पे इशू है, गाड़ी खराब होगी, तो गुस्सा किस पे उतरेगा? जो सबसे कमज़ोर होगा और सबसे कमज़ोर और बीमार होगा आपके वालिदैन। बिल्कुल समझ रहे हैं आप बात को? तो उससे बेहतर नहीं है, मगर ये मकसद बिल्कुल नहीं है कतन तौर पे कि आप जो है आपका ये बिल्कुल भी होना चाहिए कि आप उनको छोड़ के भूल जाएं। आपने ओल्ड एज होम में डाल दिया, भूल गए, अब आप जमाने पर ये गलत है, ये गलत है, ये ना करें। अच्छा, इनकी इस एक बात के जवाब में मैं एक बात ये भी कहूँगी कि जैसे इन्होंने कहा कि जिस तरह आप फिजिकल इलनेस को आप नहीं हैंडल कर सकते,
इसी तरह जो मेंटल इलनेस उसको होती भी है, नहीं अब आप एक कर सकते। इंसान उसको भी नहीं घर में कर इतना सकते, अग्रेसिव हो रहा है, इतना हाइपर हो रहा है कि वो आप पे अटैक करने पे आ गया, जानलेवा हमले तो वो करने पे कैसे आ गया, रहेगा? कैसे छोटे रहेगा? वो बच्चे कैसे अगर- रखेगा? तालिश, मुझे ये बताएं कि आप जब लास्ट टाइम मैं आपसे मिली थी तो आपने कहा था थोड़े कम बेड हैं, अब बढ़ता जा रहा है और आपने कहा मजीद लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में बताएं कि क्या यंग भी हैं या सारे ही ओल्ड हैं? इसमें हमारे पास कुछ यंग पीपल्स भी हैं ऐसे, उसमें मतलब उनकी जो एज है वो तकरीबन 45 अराउंड 50 से कम भी है। अच्छा। उसमें इश्यूज उनके क्या है कि उनकी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो फिर अगर हुई है तो उनकी औलाद नहीं है, अगर उनकी औलाद नहीं है तो फिर क्या है कि बंदा डिपेंड कर रहा होता है बहन भाइयों पे। बिल्कुल अब वो जब ठीक। बहन भाइयों पे डिपेंड कर रहा होता है तो वो 1 साल 2 साल 3 साल वो उनको मैनेज करते हैं। अगर उनको कोई हेल्थ इशू हो गया तो वो फिर कोशिश करना शुरू हो जाते हैं कि इनको किसी ना किसी ऐसी जगह, ऐसे इदारे में एडमिट करवा दिया ठीक है। जहाँ पे एटलीस्ट इनकी केयर हो। हाँ। तो वो जो लोग हैं वो फिर हमारे पास आते हैं, उनकी फिर हम मेंटल फिजियोथेरेपी हो एक्टिविटीज़ रहा है। सारी चीज़ें वहाँ पे उनकी मैनेज करते हैं। अभी हमारे पास जो है आपने वो भी कुछ फीमेल्स का भी मुझे कहा था एक अलग विंग बना लिया अभी आप लोगों हमने ने। हमारे पास असल में अभी स्पेस कम हो गया है, Space जगह कम हो बहुत कम है और हम पोर्शन वाइज मेल एंड फीमेल्स को एडजस्ट किया हुआ है। तो अभी हम फीमेल सारी जो है वो अपनी अलग कर रहे हैं क्योंकि फ़ीमेल्स की तादाद हमारे पास बहुत ज़्यादा होती जा रही है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं, उसमें बहुत नॉन अफोर्डेबल्स लोग भी हैं और अफोर्डेबल लोग भी हैं। ठीक है। और अफोर्डेबल्स जो लोग हैं उनके अपने एक इश्यूज़ हैं क्योंकि उनके पास ऐसे लोग हैं जो जिनको मेंटली इश्यूज़ भी हैं, वो घरों पे पैम्पर्ड डिपेंडेंट हो गए। पैम्पर्ड डिपेंडेंट अगर वो मोबिलाइज भी हैं तो वो चलते फिरते वो यूरिन उनका निकल जाएगा पूरे घर में, और पैम्पर लगा हो तो पैम्पर उतार के वो किसी ना किसी ऐसे कोने खांचे में कहीं रख देते हैं। तो ये चीज़ों का भी एक इश्यूज़ है, घर के अंदर हाइजीन का प्रॉब्लम है, छोटे छोटे से बच्चे भी बिल्कुल। होते हैं। मैंने यही शुरू में कहा था कि देखिए कुछ घरों में ये होता है कि अगर आप केयर नहीं कर पा रहे, आप उनको टाइम नहीं दे सक रहे किसी भी वजूहत की वजह से, काम जैसे आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि आप जॉब पे जाते हैं, आपने काम करना है, बच्चे भी नहीं घर में, कुछ ऐसे पेरेंट हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं जो नहीं, उनके बच्चे भी नहीं होते, वो खुद दोनों काम कर रहे होते हैं। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज रहता है कोई इंसान, तो उसके लिए फिर आप कहते हैं कि जी उसको एक बेहतर लाइफस्टाइल वहाँ मिलेगा, एक तो इंटरेक्शन होगी। कुछ पेरेंट्स ना रिजिड भी हो जाते हैं। मैडम ओल्ड एज होम को मैं ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सब सुनने वालों से कि ओल्ड एज होम को नेगेटिव नहीं ना लें। लें, बिल्कुल ना लें। अगर एक मियाँ और बीवी घर पे हैं और उनका वालिद है या वालदा है घर पे, आप वो दोनों जॉब कर रहे हैं, पीछे से उन दोनों में से कोई 1% गिर गया, उसको चोट लग गई, उसकी कोई हड्डी टूट गई या कोई और इश्यू क्या हो होगा गया फिर? तो फिर आप क्या करेंगे? वो इसमें बेड एक पर और आ चीज़ जाएंगे। है। अब एक बच्ची है, वो शादीशुदा है, उसका हस्बैंड नहीं इजाज़त दे रहा, उसका या वालिद है या वालदा रह गई हैं, ना वालिद कहीं रह सकता है ना वालदा रह सकती हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, जो भी। अब उसके घर वाले में उसकी भी एक छोटी सी घर है जहाँ पे कॉम्पैक्ट घर है, जहाँ उसने अकोमोडेट नहीं कर सकती। अगर वो बच्चा या बच्ची ख़ासतौर पे छोड़ आती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपना कनेक्शन ख़त्म ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं आप लोगों की? एक्टिविटीज़ हमारे पास जो है वो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले उनको कुरान शरीफ जो है वो प्रॉपर पढ़ाया जाता है। सही। मतलब सबसे 1 बाय 1 सुना जाता है। फिर उसके बाद उनकी कुछ फिज़िकली एक्टिविटीज़ है, गेम्स हैं जिसमें उनको थोड़ा सा मसरूफ़ किया जाता है, उनको फुटबॉल्स के ज़रिए छोटी छोटी सी और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है। उसके बाद फिर हमारे जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, वो प्रॉपर उनको सबको बिठा के एक्सरसाइज करवाते हैं, मतलब कि उनसे ही करवाई जाती है। सही। हमारे पास तो उनका एक ज़्यादातर लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है वहाँ पे। बहुत खुश है वो लोग। बजाय और खाने पीने का क्या है? क्योंकि खाने किसी का की हमारा बीमार तबीयत है, कोई खा सकता है कोई नहीं। ऐसा है कि मैडम खाने के एज ऐसी हो जाती है ना तो खाने के शौकीन हो जाते हैं हाँ, बूढ़े वैसे ये बात तो आपने सही की ये है। हमारा तो एक प्रैक्टिकल है कि आप उनको कुछ भी देंगे ना वो माशाल्लाह हमारे खा घर जाएंगे। में भी एक बहुत ज़बरदस्त जो है ओल्ड मैन है, और वो तो उनको रोकना पड़ता है कि पापा बस ये नहीं खाना आपने, ये आपको अफेक्ट करेगा, कहते हैं। और आप यकीन करें, मैं क्योंकि बार बार ये इसलिए बात कर रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये। शुरू में जब मेरे फादर एक टाइम का खाना नहीं खाते थे, लाइक जब वो यंग थे तो वो नहीं खाते थे। अब आप वो चॉकलेट्स भी खाते हैं, वो कभी चॉकलेट्स नहीं खाते थे, अब वो कहते हैं अच्छा चॉकलेट खा रही हो, ये भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो। मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा होता है कि वो हर चीज़ हम उनकी हेल्थ के साथ साथ उनको सारी चीज़ों से मैनेज कर, ऐसा नहीं कि उनका दिल कर रहा है तो मना कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है, तो उनकी इन चीज़ों का भी ख्याल रखते हुए उनको मैनेज मेंटेन हो रहा है सब कुछ। ऐसा नहीं कि वो ठीक है, अगर वो हाइपरटेंसिव है या उनको वो डायबिटीज़ है तो उनको इस कदर इन चीज़ों से
ख्याल किया जाता है उनका, और हमें खुद भी अच्छा लगता है ये चीज़ों से। अच्छा सकीना, कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी भी है, आप बंदा भी रख सकते हैं, नर्स भी रख सकते हैं, एक कमरा भी दे सकते हैं उनको, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ऐसी फैमिलीज हैं जो करती भी हैं, बट वहाँ पे भी वो चाहते हैं कि वो कहीं हमारी प्रेमिसेस से दूर रहें, हमारी कैपेसिटी में ना रहें। अच्छा, अभी ये भाई ने बड़ी एक अच्छी बात नहीं, मतलब एक पॉइंट वो किया था कि जो है ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है हाँ। इनके पास और बढ़ती जा रही है। तो ख़वातीन का मसला क्या है? ज़बान। तो अब मैं सही बात कर रही हूँ, तो उसकी वजह ये है कि प्राइवेसी। और अच्छा, मैं आपको एक बूढ़ों में एक बात और बताऊं, चाहे वो मुझे नहीं पता, मगर अम्मियाँ कुछ ऐसी होती हैं, अब आप उनसे कहेंगे ना ये बात शेयर नहीं करनी, वो कर देंगी, वो फ़ौरन कर दे, वही बात शेयर करेंगी वो। अब वो प्यार में करती हैं। हाँ। अच्छा, हमने कहा कि अब अच्छा, इससे बाज़ दफ़ा बहुत सारी दूरियां आ जाती हैं। हाँ। ये मैं बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं कह रही, नहीं, वो इसको एक आदत होती है। एक देखिए हमारे, आप ख़वातीन की बात ना करें, मैं अपने पापा को रोज़ बोलती हूँ ये बात अपने बहन भाइयों से नहीं करनी, वो नहीं, इसके अगले 15 सेकंड में वो बात फैल चुकी है। ये दूसरा पॉइंट भी मैं रेज कर रही हूँ कि उनमें जेलसी फैक्टर भी ज़्यादा होता है, और बहुत सारे इश्यूज़ ख़वातीन में होते हैं। जहाँ वो दिल की अच्छी होती है तो बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि वो अगेन वही वाली बातें, वो फ्री हैं, एक्टिविटी दे दो, सब कुछ सेट हो जाएगा। उनसे कहो भाई आप ये जॉब कर ले, कोई मसला नहीं, भाई आप कमाएं। और देखें, यकीन करें, जो औरत काम कर रही है उन्होंने फड्डे नहीं कर रही घर में, हाँ, नहीं कर रही, नहीं, ऐसा टाइम नहीं, जो काम भी करी वो भी कर लेती हैं, वो फिर वो अलग लेवल पे कर रही होंगी। लेकिन आप मसरूफ हैं तो आप नहीं करते। हाँ। ज़्यादा देखिए एक फ्रस्ट्रेशन है ना, आमना, तो वो तो कहीं भी निकलेगी, आप भी निकाल रही होंगी, मैं भी निकाल, मगर वो जो बाकायदा फड्डे हो रहे हैं ना घर में सास बहू वाले, वो बहुत दूर तक, और उनको दूर भी रखने की चाहत भी नहीं होगी कि भाई आप चली जाएं। अच्छा, फिर इसमें एक और वजह भी है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी मदर इन लॉ है, वो भी अब विडो हो गई हैं, अकेली हैं, हालांकि हमारे पास आती हैं, वहाँ होती हैं इस्लामाबाद। अब उनको जो भी चीज़ बोलो ना, वो सुन भी नहीं होंगी ना इस वक्त, तो मैं तो कहूँगी सुन ले। मैं उनको इतना कहती हूँ, आंटी आप ये करें, आंटी आप सुबह में एक कुरान क्लास पे चली जाएं, अच्छा आप अपनी कोई जिम ज्वाइन कर लें, कोई फिजियोथेरेपी करें, कोई निकलें बाहर घर से। नहीं, फिर होता पता है क्या है, जो बाहर वाले होते हैं ना, वो फिर कहते हैं कि जी इनको तो कोई लेके नहीं जा रहा, इनको तो ये नहीं कर रहा, लेकिन ये अपनी अंदर से भी विल पावर, वर्किंग लेडीज होती है ना, वो उनका एक बड़ा फायदा ये कि वो अपना ख्याल खुद रखती तो हैं, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है ना, जब उनको किसी एक्टिविटी में, मैं उनसे बहुत डर लड़ती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा आप खुद किचन में जाके ही करें, फिर वो आती हैं अपने किचन में, तो मैं उनको कहती थी आए चलें किचन में ये करें, पौधों को पानी दें, आप पौधों से उनको बहुत ख्याल रखती हैं पौधों का, तो कहती थी चलें जाएं, दिल से करें जो भी करें। मैडम ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, हाँ, कि वो आपके घर पे हैं, आपके वालिद साहब आपके घर पे अभी तो वो आजकल गई नहीं, तो मैं उनको कहती हूँ अच्छा, मैं क्या कहती हूँ कि अच्छा आप ना मेरी ज़रो को बैठ के ना आप उर्दू पढ़ाएं बैठ के, टीचर बहुत अच्छी थी तो वो अपने बच्चों को पढ़ाती थी, बिल्कुल। लेकिन रिजिडनेस जो आ जाती है ना, वो निकालना बहुत मुश्किल है, कि वो बस निकलना नहीं है, मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने वो नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, फिर इससे क्या होता है कि फिर आप बीमार होने अच्छा, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, अपने आप को मजलूम वो करवाने का भी बड़ा उनको शौक होता है वैसे, कि आए सब, अच्छा उनके रीज़न क्या है, वो भी बहुत मोहब्बत भरा रीज़न है, तवज्जो। वो हमसे क्या चाहते, तवज्जो आके अब वो एक मसला ये आ जाता है कि वो ऑफिस से बेटा आ रहा है तो वो पहले बीवी के पास क्यों चला गया, माँ को सलाम क्यों नहीं किया। हाँ, ये भी, ये तो हमारे रोज यूनिवर्सल मसले हैं, ये तो आप अंग्रेज औरतों से मिले, यूनिवर्सल मसले जो है ना, वो ओल्ड एज होम का तैयार हो जाता है, रुक, ये वजह होती है। ये आप फॉरेनर्स भी जाए ना, उन्होंने एक और फिल्म फॉरेनर्स नहीं बनाई थी ना, मॉन्स्टर इन लॉ, बिल्कुल, क्योंकि ये है, अब क्या कर सकते हैं, वहाँ भी ये प्रॉब्लम है, हर दुनिया की औरत का ये मसला है, तो ये है मसले। अब क्योंकि ओल्ड एज पे हम बात करें, लेकिन उसके साथ हम शेल्टर्स की भी बात करें, कि हमारी जो पूरी फैमिलीज जिनके घर सैलाब में, फ्लड्स में ख़त्म हो जाते हैं, वो फैमिलीज़ के लिए आप देखें SOS होम्स हैं, इनके लिए कितना वो लोग काम करें, इन जगहों पे जाके रहना और उनके लिए फ़ंड्स करना बहुत मुश्किल होता है, तो इनके लिए हमें हेल्प कैसे करनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वंस अगेन, और हम शेल्टर्स पे बात कर रहे हैं। अब हमारा जो इनको बुलाने का मकसद, ये शो करने का मकसद है इम्पोर्टेंस एंड इसकी शॉर्टेज।
हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, इतनी जगहें नहीं हैं लोगों को। यहाँ NGOs के जो हैं वो लाइसेंस नहीं मिलते, कितने कितने साल लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनको अब्यूज़ किया है, लाइसेंस लेने के बावजूद इन NGOs को चलाया नहीं है। इसीलिए एक ट्रस्ट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो इसको कैसे हमने दोबारा से जो है रिवाइव करना है, इसको बढ़ाना है। आप किसी खातून की बात कर रही थी कि शेल्टर्स में, मैंने क्योंकि इनसे कहा कि ओल्ड एज को तो फिर भी हम केटर कर लेते हैं, सॉरी टू से हम बड़ा आराम से कहते हैं कि जी ये तर्स की बात है, सिंपैथी एम्पैथी दिखा के कहते हैं कि जी ये तो ओल्ड हो गए हैं, अब इनको हम अपने शेल्टर में। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो विडोज़ होती हैं, डिवोर्स्ड होती हैं, घर से निकाली गई होती हैं, उनको दूसरी शादी की पहली बच्चा नहीं हुआ, घर से निकाल दिया, उनके पास कोई जगह नहीं रहने की, एंड देन उनकी हेल्प भी करने के लिए कोई रेडी नहीं है। अगर उसको शेल्टर में भी रखना है तो उसमें भी उसका कोई मकसद होगा किसी का। हर कोई आपको इस तरह उस तरह एक अच्छी थॉट के साथ बुलाता भी नहीं, रखता भी नहीं। तो इन ख़वातीन के लिए क्यों नहीं हम कुछ करते? यंग लड़कियों को तो हम कहते हैं ये खुद ही अपना इंतज़ाम कर लेंगी, और वो फिर किस तरह इंतज़ाम करी होती हैं वो सबको पता है कि दे गेट इनटू मैटर्स, जो ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको नहीं उनको पढ़ना चाहते, शायद अपनी नफ्स मार के अपने आप को बड़ा वो करके वो आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, आप जो शेल्टर होम की बात कर रही थी कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ ओल्ड जो पीपल है उनको तो हटा ही दें, जो ओल्ड हैं, डिसेबल हैं, उनके साथ हो ही क्या, उनको तो ले आएंगे ना फिर भी। जी, लेकिन जो जवान बच्चे हैं, अब जैसे हमारे पास एक बच्ची आई कि उसने अपने फादर पे अटैक किया हथौड़ों से। जी, मतलब 18 साल की लड़की। अच्छा। रात के 3 बजे। वो कहती है कि मैं एक वेबसाइट यूज़ कर रही थी, मुझे वहाँ पे टास्क मिलते थे, हमें ग्रुप के जो मेंबर्स थे, तो हमें एक टास्क ये मिला कि आप रात के 3 बजे मतलब खौफनाक तरीके से किसी को मारें। ओह नो। तो मुझे मतलब वीडियो बनानी थी, तो मैंने एक ही हथौड़ा मारा था कि मेरे फादर की आंख खुल गई। हाय अल्लाह। और फिर उनके फादर ने फौरन पुलिस को कॉल की, जबकि फादर भी डॉक्टर हैं। अच्छा। और इतना माशाल्लाह उनका आलीशान घर, और उसने उनको जी, और जबकि हर सहूलत उसको अवेलेबल की हुई। लेकिन मसला क्या कि बच्ची सिर्फ वो कहती है कि मैं अगर फ़ोन पे नहीं बिजी हूँ तो मैं क्या करूँ, वो तन्हाई का शिकार, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनकी डिवोर्स हो चुकी है और कोई बहन भाई थे नहीं। तो पुलिस के थ्रू उसके फादर ने हमारे पास उसको, अब बताएं वो बच्ची कहाँ जाती, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि शेल्टर के लिए आप इसको अपने पास, और वो आज भी बच्ची हमारे पास है। और फादर आते नहीं, उन्होंने बिल्कुल उससे हथौड़ा खाने के बाद वो आए, वो कह रहे हैं मेरा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि जब से मैंने इसको यहाँ करवाया है मुझे बल्कि धमकियाँ भी मिलती हैं। किस बात? जो वो लोग मतलब जो जिनके साथ के मुलव्विस थी, अच्छा, वो जो वेबसाइट्स वाले जो थे, तो वो बल्कि उन्होंने वहाँ से, मतलब हमारी एक सहूलत ये भी होती है कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, मतलब चाहे साइट इलनेस हो या फिजिकल इलनेस हो, हम उन्हें घर भी भिजवाते हैं। ये डार्क वेब की तरफ से जो चीजें आपको बताई जाती हैं, तो हमने मतलब एम्बुलेंस के थ्रू उस बच्ची को घर भी भिजवाना चाहा, लेकर भी गए। वो बच्ची कुछ बेहतर हुई है आपके पास आने के बाद? वो बच्ची बेहतर है, मतलब बज़ाहिर तो वो बेहतर लगती है, लेकिन हमारे यहाँ भी उस बच्ची ने मतलब भागने की कोशिश करी कि छत पे से छलांग लगा ली और उसका पूरा पाँव टूट गया। अब देखिए, फिर हमने उसका इलाज करवाया। तो अब वो मतलब चाहती है कि मैं अपने, मतलब मेरी वालदा जो है पंजाब में है, वो मुझसे राब्ते में है कि अगर वो अपने घर, इसी तरह एक खातून हमारे पास हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, पठान फैमिली है, आपस में ख़ानदानी दुश्मनी हुई, उनकी जान को ख़तरा है। अब बेटा इतना मजबूर है, इतने छोटे छोटे उस औरत के बच्चे हैं, बेचारे मिलने आते हैं, इतना रोते हैं कि हम अपनी अम्मी को घर नहीं ले जा सकते, कि ये यहाँ से निकलेंगी और वो इनको गोली मार देंगे। तो वही तो बात है। तो फिर प्लीज, तो ऐसी औरतों के लिए भी तो जरूरी है ना कि जो ना चाहते हुए भी उन्हें शेल्टर होम में रहना पड़ रहा है। शेल्टर होम में, क्योंकि वहाँ उनको शेल्टर मिल रहा है, उनको सिक्योरिटी मिल रही है। सिक्योरिटी, बहुत सारे लोगों के रियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको लोग नेगेटिव लेते हैं कि शायद ये जवान औरत है, ये जॉब भी कर सकती है, ये ऐसा, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, अब जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने अपने फादर को हथौड़ा मारा, ठीक है, हथौड़ा मारने के बाद आई थिंक वो सिक्योर नहीं है, वो खुद बाहर सिक्योर नहीं है, उसको सिक्योरिटी का इशू है। फादर भी तो सिक्योर नहीं है ना, ये भी तो देखें। और फिर हम देखें, हमारा जो ये शो करने का मकसद है, आई एम श्योर हम लोग जो यहाँ बैठे में प्रमोट नहीं कर रहे हम इसको कि ये अब आप लोग ये कहें कि जी हम प्रमोट करें कि शेल्टर्स में डाल के आ जाना चाहिए लोगों को। सिर्फ उन लोगों के लिए जो मजबूर हैं, जिनकी लिए कोई जगह नहीं है, जिनकी जो ख़वातीन विडोज़ हैं या वो डिवोर्स्ड हैं या उनको घर से निकाल दिया जाता है, या उन पर कुछ बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ बच्चियाँ अपने भाइयों से सिक्योर नहीं हैं, अपने वालिद से सिक्योर नहीं हैं,
बहुत सी हमने ऐसी स्टोरीज़ देखी हैं जहाँ वालदाएँ जो होती हैं वो भी अपनी बच्चियों से क्या क्या करवा रही होती हैं, तो वो सिक्योर नहीं। और ऐसे शेल्टर्स में बहुत आई हैं ख़वातीन। आप तो सोशल एक्टिविटीज़, आप लोगों के पास बहुत केसेस आते होंगे। अच्छा आमना, हम सुनते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान, द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, मगर उन लोगों का क्या जो पूरी फैमिली के साथ बाप जो है अपनी बच्चों को लेके सड़क पे बैठा हुआ है, बिल्कुल। उस लड़की का क्या जो तलाक याफ्ता है या बेवा है वो लौट के कहाँ जाए? क्योंकि जो कमरा छोड़ के आई है वो वापस जाती है तो वो कमरा उसका कमरा नहीं रहता। उसको इवन ये कि उसको एक प्लेट खाने के लिए भी बातें सुननी पड़ती है, तो वो लड़की कहाँ जाए जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। हमें जो है अपनी औरतों को एजुकेशन देनी चाहिए। मतलब अभी तो माशरा बहुत आगे निकल गया है। दूसरा ये कि डिसेबल बच्चे, डिफरेंटली डिसेबल बच्चे जो उनको भी लोग घर में नहीं रख पाते। नहीं, वही मैं आपसे बता रही हूँ कि वो बच्चे जब माँ के पेट में होता है, एक्सरे आती है या तो बाप कहता है, सास कहती है गिरा दो, या फिर जब वो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कचरे के डब्बे में, ईदी जैसे सेंटर्स में, चीपा जैसे सेंटर्स में, दाल सुकून में, बाहर आंखों देखा हाल जो कचरे के डब्बे में छोड़ के जाते हैं, उनका दिल क्या दिल है, आई डोंट नो। मगर ये सारे हैं। और कुदरती आफात, इसके लिए सारे जितने भी आते हैं, जलजले होते हैं, तो उनके लिए जो अच्छा मैं आपको एक पॉइंट और रेस करती हूँ। जो आजकल ये फ्लैट का जो कह रहे हैं कि डीमोलिश कर दिए जाएं, और जो वो लोग जो बाहर बैठे हुए वो कहाँ जाएं? सबसे बड़ा तो अभी ये रिसेंट आप बताएं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई शेल्टर नहीं। इवन हुकूमत का कोई नुमाइंदा आके नहीं कहता कि बहन बेटी कोई बाहर बैठी हुई है। और हालात आपको पता है कराची के कितने चीज़ें सब चल रही होती हैं। एक बच्ची सेफ नहीं है साइकिल चलाते हुए, जो आजकल आप देख रहे हैं। तो उसकी बुनियाद पे जब बहन बेटी बाहर बैठी हुई है तो कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा सड़कों पे कि भाई आप आ जाएं, हमारे इतने बड़े बड़े महल है, आप आके उसमें कुछ कमरे ले लें। वो नहीं कह रहा, तो हम किससे एक्सपेक्ट करें? और मैं ये कहूँगी कि जितने भी शेल्टर होम्स हैं इसको और बनना चाहिए, हुकूमत की सपोर्ट से बनना चाहिए। बिल्कुल। और जो ये काम करना चाह रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किलात पैदा करें। जैसे अभी आपने ही कहा, आप लोगों ने कहा कि एनजीओज के अब लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और अभी आप कह रहे हैं कि मेरे पास जगह नहीं है, लोग बहुत हैं। बिल्कुल मैडम। तो लैंड्स के लिए कभी आपने बात की किसी से? स्पेशल अभी जो फीमेल्स के हवाले से हमारे पास इतना स्पेस कम हो गया हुआ है कि मेरे पास अभी भी कम से कम कोई 15-20 लोगों की कॉल्स हैं जो आना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं उनको रिसीव करूं या उनको अकोमोडेट कर सकूं क्योंकि स्पेस नहीं है ना मेरे पास। अब स्पेस के लिए हमने लोगों से रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें या तो कोई रेंट पे हमें कोई जगह ले दे, या किसी के पास अगर जगह है तो वो हमें कुछ टाइम के लिए थोड़ा डोनेट कर दे, या वो कुछ टाइम के लिए हमें रीज़नेबल किराए पे दे दे। एटलीस्ट वो सारे जो लोग जो कॉलें कर रहे हैं, अच्छा वो जो लोग कॉलें कर रहे हैं वो बहुत मजबूर हैं। वो लोग हैं जो घर में बेड पर पड़े हुए हैं, मतलब उनको बेड सोर्स भी हुए हैं, और बेड सोर्स होने के साथ साथ कुछ पैरालाइज भी हैं, बूढ़े लोग हैं वो। और देखिए जो घर वाले होते हैं ना, ये जैसे आपने बेड सोर्स की बात की, बेड रिडन है। अब देखिए कुछ हर बंदा इतना लिटरेट भी नहीं है। अब अगर एक घर में चीज़ हो रही है ना, आपके पास वसाइल है ना कुछ है, आपका वालिद पड़ा है या वालदा पड़ी है कोई है, तो उनके लिए कितनी मजबूरी ये भी तो है ना कि जैसे इस तरह के पेशेंट को अटेंड करने के लिए जी मजबूर इस तरीके से मैडम कि अगर वो एक नॉन मेडिकल पर्सन है, वसाइल का उसको अलग प्रॉब्लम है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फर्ज करें उसने ट्रीटमेंट करवा ले, अब वो जो घर पे चीज़ें वो कौन करेगा? बिल्कुल। वो एक नर्सिंग का काम जो है, वो बेड सोर, उसकी ड्रेसिंग, या कोई मेडिकेटेड बेड चाहिए, या उसके पास इतने वसाइल्स नहीं हैं, तो उसका हक बनता है या वो उसको चाहिए कि वो एक ऐसी जगह इस पर्सन को जो बेड पे पड़ा हुआ है। अच्छा आप कुछ कह रही थी? मैं यही कहना चाह रही थी, इक्विपमेंट की तरफ ही मैं आ रही थी कि वो अफोर्ड भी तो नहीं कर सकते ना, अगर वो घर में रखना भी चाहें तो फंड्स तो ज़रूरत है ना, हमारे इन शेल्टर्स को भी फंड्स की तो बहुत ज़रूरत है। अगर आप मैडम शेल्टर्स को लोग अब बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे इदारे कर रहे हैं। अब हमारे जो लोगों का जो विजन है, अब फंड्स की मैं बात करने लगा हूँ। लोग क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे किसी भी इदारे को फंड्स दे दिया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लिहाजा जो स्पेशल छोटे इदारे हैं उनको भी जरा उनको नज़रअंदाज नहीं करें, बल्कि उनको तो देखें। आप दे तो रहे हैं फंड्स और आपने देना भी है, अगर आप दे रहे हैं कंटिन्यू एवरी मंथ दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ सालाना भी देते हैं, तो लिहाजा उन छोटे इदारों को फोकस करें जो ये काम कर रहे हैं और वो सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट उनको इश्यूज़ क्या है, वो फंड्स के इश्यूज़ हैं,
वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्थ के हवाले से इश्यूज हैं, क्योंकि हेल्थ के हवाले से जाहिर बात है हर चीज़ जो है वो आपको अगर हायर करनी है तो और मेरा ख्याल है इसमें बहुत से महंगी। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। लैंड्स को आप रिलीज़ करें, लैंड्स हमारे पास होने चाहिए जहाँ हम ये बना सकते हैं घरें। ख़ास तौर पे हमारा अभी मैं यही बात तालिश से करी थी कि जो बिल्डर्स हैं बिल्कुल उनके पास अगर ऐसी कोई जगह हैं, कोई प्लॉट्स हैं जहाँ बन सकती हैं ये चीज़ें, जहाँ ओल्ड एज होम्स बन सकते हैं, शेल्टर्स बन सकते हैं, छोटे बच्चों के ऑर्फनेज बन सकते हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़ें और करें। बहुत से लोग एंड पे अपने कर भी रहे होते हैं, बट ये ज़रा जिनके लिए ज़्यादा आसान है वो हैं हमारे बिल्डर्स। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और सिर्फ बिल्डर्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिजनेस पर्सनालिटीज, कोई 10-12 लोग मिलके कर सकते मिलके हैं। एक जगह को करें। और हम नहीं कह रहे कि हमें दे दें, आप खुद करें। और एक कोई ऐसा जो बंदा जानता हो, जैसे ये भाई जानते हैं, ये मैम जानती है, उनको हायर करें और उनको कहें कि इस पे काम करें। या इनकी जो इनके साथ ही जो है वो कुछ लैंड जो ये कह रहे हैं मुझे जगह कम पड़ रही है, तो व्हाई नॉट, ये तो भलाई का काम कर रहे हैं, तो ये तो भलाई के काम में कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। हम रिक्वेस्ट सिर्फ लोगों से ये कर रहे हैं कि वो फीमेल्स के लिए जो हम एक इदारा या वो जगह का स्पेस हमारे लिए जो कम है, हम चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ वो वन टाइम अगर कोई रेंट पे भी हमारी सपोर्ट कर दे, जो वन टाइम सपोर्ट है कि उसको शिफ्ट करना है, उसका 6 मंथ का डिपॉजिट है, उसका 1 मंथ रेंट है, ये कर दें। तो ये भी अगर हमारी कोई सपोर्ट कर दे तो एटलीस्ट हम उनको थोड़ा सा एनवायरनमेंट अच्छा दे देंगे, बिल्कुल। क्योंकि वो जगह बहुत कम है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस प्लेटफॉर्म से कि हम लोग बहुत ज़्यादा शादियों पे बहुत पैसा लगा रहे होते हैं, बहुत 8-8, 9-9 फंक्शन कर रहे होते हैं, 20-20 लाख के जोड़े बच्चियों को बना के दे रहे होते हैं अपनी, जो शायद एक दफ़ा बंद हो जाए तो फिर दोबारा खुलते भी नहीं हैं। कोशिश करें कि ये भी करना शुरू करें। आई एम श्योर ये जो लोग हैं ये करते हैं अपने एंड से हेल्प, लेकिन अगर आज यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, आप अगर इनकी हेल्प करना चाहें, अगर आप कोई भी ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, मैं इनको भी बैठे हुए कहती कि मुझे बता दें कि मैं आपके साथ चल के किसी से हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हमें लैंड्स मिल जाएं जहां हम ये कर सकें, तो हम क्यों ना करें। तो अगर आप हमें देख रहे हैं, हमारी क्लिप्स देखेंगे, आप कांटेक्ट करना चाहें तो इनसे कर सकते हैं कि प्रेशियस लाइफ वेलफेयर है इनका, इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और हम अभी ब्रेक में हमने यहाँ बैठे बैठे बड़ी जो है सोचा कि हम एक एनजीओ खोलें या एनजीओ में ये होना चाहिए, प्लानिंग कर गए थे थोड़ा। आप गई थी? बिल्कुल मैं गई थी। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं? आपने कहा कुछ क्लॉज थे। भाई मैंने सोचा कि यार मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, बोल भी बहुत अच्छा लेती हूँ, तो व्हाई नॉट यार मैं कुछ करती हूँ ऐसा जो रजिस्टर हो चीज़। बिल्कुल। तो मगर मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आई, मतलब उसके क्लॉजेस इतने ज़्यादा थे। अच्छा। बाकी आप ये कर लें, कल आ जाइएगा, परसों आ जाइएगा, इनसे मीटिंग कर लें, उनसे मीटिंग कर लें, यहाँ चली जाएं, ये हमारा नहीं पड़ा जोन, तो ये है इश्यूज़। एनजीओज़ मैडम असल में एक टाइम था पहले हमारी पूरे कराची की कम से कम बहुत हज़ारों की तादाद में एनजीओज़ कैंसिल हुई हैं जो कि काम नहीं कर रही थी। एक ये वजह प्रॉब्लम थी, ये बिल्कुल ये वजह गवर्नमेंट में उनके ऊपर गोस्ट हुए सख्ती थे, की, वो गोस्ट थी, वो सिर्फ फंड्स ले रहे थे, फंड्स कर कुछ नहीं रहे। अब वो एनजीओज़ रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम इसलिए हुई है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को देखते हुए उसके अंदर मतलब जो एनजीओज़ की लीगल चीज़ें हैं ना, वो लोगों को जमा कराना, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब वो सख्ती कर दी हुई है बहुत ज़्यादा एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाने में। अच्छा, अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते तो आपको अकाउंट खुलवाना इतना ज़्यादा इश्यूज बन गया हुआ है। एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जिनके 10-10, 15-15 साल से अकाउंट्स ही नहीं खुले हैं। वो बहुत मुश्किल, उनके लिए बहुत ज़्यादा फंड्स का इशू है, वो रिसीव नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन आप लोगों को तो कभी ऐसी पेचीदगी या ऐसी कोई फेस नहीं करना पड़ा चीज़ें, क्योंकि ईदी एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं होता कि आप लोगों को कहीं से भी फंड्स का आप लोगों को इशू नहीं है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन यही कहा जाता है कि पहले के मुकाबले में अब नहीं जो है बहुत कम हो गई है डोनेशन। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो डोनेशन का आप लोगों को अब प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं?
जी। लेकिन लैंड्स की तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों की काफ़ी जगहें बन चुकी हुई हैं। जी, लैंड्स की तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखें क्योंकि मैं जो हूँ, मैं जिस सेंटर की होती हूँ, मैं वहाँ साइकोटिक के हवाले से आप मुझसे मतलब कोई भी ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन लें। आपने बात की ये काम मैनेजमेंट के हैं। न्यूबॉर्न बच्चों की आपने अभी बात की। अब ये न्यूबॉर्न की एक बड़ी केयर होती है, जाहिर है जो न्यूबॉर्न छोड़ के जाएगा ना उसकी माँ है ना बाप है ना कुछ है। अब वो एक मदर फीड पे भी होता है बच्चा, उसकी फीड का भी प्रॉब्लम है, उसकी नरिशिंग का प्रॉब्लम है, उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? उसके लिए बाकायदा अलग मीठा दर में जो है उसके लिए कमरा मुख्तस है। मीठा दर। और वो खुद जो मिसेस फैसल ईदी है ना, वो वहीं न्यूबॉर्न होती बच्चों है। को भी वही देखभाल, मतलब अच्छा। उनकी निगरानी में ये तमाम काम होते हैं। जो मतलब जिन बच्चों को ज़रूरत होती है इनक्यूबेटर की, उनको वहाँ रखा वो भी जाता है। है। वो हमारे अपने हॉस्पिटल में ये सहूलत है मूसा लैंड में, तो उनको फिर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। सही सही। तो ये तमाम न्यूबॉर्न की निगरानी के सारे काम वो अपनी निगरानी में ही करवाते हैं। सही। मुझे ये बताएं सकीना, सोशल एक्टिविस्ट के पास बड़े चीज़ें आती हैं, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, यहाँ पे बच्चों को भी जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी है, तो ये वाले केसेस भी आप लोग देख लेते हैं? नहीं, मैं ये केसेस नहीं देखती। मैं आप वुमेन mostly- एम्पावरमेंट हो गया, यूथ के लिए काम करती हूँ। Youth के वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ और ये ओल्ड एज होम वगैरह इस तरह से इसके काम करती लिए हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं जो आप फेस करें, और कितना आप लोगों ने उसको बेहतर कर दिया? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की तो सबसे बड़ी मिसाल जो है आपके सामने, जो अभी वो वाकया हुआ जी, पसंद की बिल्कुल। शादी के ऊपर। फिर अभी हमने वापस से कराची में एक कपल को देखा जो कि गैरत के नाम पे कत्ल हो गया, पसंद की शादी। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि एक चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का चाहे और वो बालिग है और वो पसंद की शादी करना चाहते हैं, तो क्या मसला है? कोई मसला नहीं। कैसी गैरत है ये गैरत है कि आप अपनी बहन बेटी को मार के उसकी वीडियोस बनाओ और वो वायरल करो, तो बस वो ये गैरत है आपकी। या फिर आप उसको, वो आज मैंने केस देखा, वो सीवीयू पे जो है मार दिया, वो फरियाद करते रहे, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी काफ़ी अरसे, आखिरकार उसको उसके भाई ने मार दिया। तो बस क्यों, वजह क्या है? तो ये देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ जाहिलियत ज़्यादा है, जहालत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। रसूल अल्लाह के दौर से चलती हुई आ रही है ये सारी चीज़ें। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ जो लड़कियां महफूज नहीं है अपने घरों में, अपने उनके बाप लिए भाई से shelter homes। महफूज नहीं है, उनके लिए उनके लिए शेल्टर्स shelter। होना बहुत और जरूरी दूसरा ये कि मैं ये भी कहूँगी कि बेवा और जो तलाक याफ्ता औरतें, उनके लिए उनके लिए भी तो ज़रूर होना बहुत चाहिए। ज़रूरी। क्योंकि देखिए, एक दफ़ा जब बेटी आपके घर में है, हमारे यहाँ पता नहीं क्या एक हमने, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी अपनी बेटी को कि आप जाओ तो आपकी लाश ही वापस आनी चाहिए तो बस ससुराल, मगर ये जो कह के निकालते हैं ना, तो हर चीज़ बर्दाश्त कर रही होती है, चाहे वो जायज़ हो चाहे वो नाजायज़ हो। तो ये लोगों का ये एक इल्मिया बना हुआ है। अलमिया अब हो गया। मेरी अगर बहन या बेटी है ना, मुझे उसकी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं अगर किसी की बहन बेटी के साथ कोई गलत चीजें कर रहा हूँ तो वो दिमाग में नहीं चल रही। आप वहाँ भी तो सोचो कि मेरी भी घर पे बहन बेटी है। बेटियों को जो शेल्टर्स तक पहुंच जाती हैं वो किसी वजह से पहुंचती हैं। अगर आप, मैं पढ़े लिखे लोगों की भी बात कर रही हूँ, मेरे सामने इतने केसेस हैं जो बेटी किस तरह रह रही है लड़के के साथ, बड़ी मजबूरियों में रह रही है, बड़ी मुसीबतों में रह रही है, लेकिन जी फादर कह रहे हैं कि मैंने नहीं रखना, इधर ही रहो, देखते हुए जानते हुए कि ये एक प्रॉब्लम से गुजरी है, उसके साथ वो नहीं है बंदा ठीक, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं मैं तो नहीं रख सकता तुम्हें, मेरी तो घर में जगह नहीं है। तो मतलब आप अपनी औलाद के लिए कैसे, अगर उनकी अपनी दूसरी बीवी है तो इसका मतलब आप अपनी औलाद को कहेंगे कि जी तुम्हारी माँ तो अब रही नहीं, अब मैं तुम्हें रख नहीं सकता, मेरी बीवी को तुम पसंद नहीं है, जो भी XYZ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये कहते हैं कि जी बच्ची के लिए, फिर वो बच्ची कहाँ जाए? फिर ऐसी बच्चियों के लिए मुझे लगता है कि प्लीज़ वेक अप, वी नीड शेल्टर्स, वी नीड दीज काइंड ऑफ वेलफेयर्स जहाँ पे हमारी बच्चियाँ बच्चे महफूज हों। सिर्फ बच्चियाँ नहीं, बच्चे भी, लड़के घरों से भाग जाते हैं, उनको भी बहुत टॉर्चर किया जाता है। बाप होते हैं जो बच्चों को तंग कर रहे होते हैं, वो 2 लड़कों ने अपने बाप को मार दिया था क्योंकि वो इतना तंग करता था उनको। जी जी। इधर मैं एक और पॉइंट ज़रूर प्लीज़ रेज़ करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ एक और बड़ी गलत चीज़ है, माँ बाप को सिर्फ महदूद कर दिया जाता है बेटों तक और बेटों की बीवियों तक। अपनी बच्चियाँ कहीं भी दुनिया में रह रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं करें, उनको आपका फ़िक्र नहीं है कि वो आएँ, आपसे मिलें, आपका ख्याल रखें, या इस शहर में रहते हुए या दूसरे शहर में भी रह रही हैं, नहीं जी बहू करेगी, वो क्यों है घर में, मैं तो नहीं आ सकती, बहू देख ले, बेटा देख ले, ये भी गलत है। बच्चों की जो एक फैमिली होती है ना, जो भाई बहन होते हैं, उनका एक कंट्रीब्यूटेड होना चाहिए हर चीज़ ख्याल रखने में। अगर आप अपने माँ बाप को एक ही बच्चे के ऊपर छोड़ देंगे या एक ही बेटी पे छोड़ दें या बेटे पे छोड़ दें तो ये गलत है। आप सबको मिलके करना है, सबका कंट्रीब्यूशन है, ये सबका कंट्रीब्यूशन है।
ये बहुत गलत चीज़ है। फिर आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जी बहू है। मैं तो बड़ी साफ बात कर रही हूँ कि भाई आप अपने माँ बाप को खुद तो देख नहीं रहे, तो आप बहुओं से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो करेंगी? ऐसा है कि नहीं? अभी लास्ट टाइम हमारे पास एक पेशेंट थे, मैं उनकी फैमिलीज़ का या उनका नाम नहीं लूँगा, वो एक्सपायर हो गए हमारे पास। उनके कुछ 6 से 7 बच्चे भी थे, तो मिलने सिर्फ एक बेटा आता था, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए तो 7 बेटे उनके निकले जायदादों के लिए, और उनकी चीज़ें सामने आई हमारी। अच्छा, फिर उन्होंने आगे फिर 1 बाय 1 सब हमसे इन्फॉर्मेशंस ले रहे हैं, ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स कैसे हो गई, कैसे हो गया। अरे भाई, जब वो यहाँ पे थे तब तो कोई नहीं आया। तब आप लोग सिर्फ 1 महीने हाँ, के ये बाद, वैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। जब महीने के बीमार बाद होते हैं ना सिर्फ आप वालिदैन, उनसे मिलने आ रहे हो, हाँ। खाली उनके लिए आप कोई उनके लिए कुछ ऐसा नहीं लेके आ रहे कि एटलीस्ट वो खुश हो जाए, आपको आके देखे। उसके बाद जो वो 6 लोग आ गए हैं, उन 6 लोगों को किस चीज़ की परेशानी होगी? अब वो एक्सपायर हो गए हैं तो बिल्कुल किस चीज़ की हो गई कि उनके पीछे और चीज़ें हैं, हाँ जी, बैकग्राउंड्स हैं, वालिद साहब के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और तीसरी चौथी चीज़ें हैं, वो उन लोगों को लेके आगे डिस्कस कर रहे हैं। आप तो आपने तो मेरे वालिद की, मैं तो ऑनर कहूँगी, जब मेरे वालिद बीमार थे तो इन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी, बड़ा इन्होंने मुझे अकोमोडेट किया, मुझे अटेंडेंट का करके दिया, बेड का करके दिया, सब चीज़ें दी। मैं एक चीज़ बड़े हम कॉन्फिडेंटली कहती हूँ कि हम चारों जो बच्चे हैं अपने वालिद की बेटियाँ हैं, हम इतने कनेक्टेड हैं अपने वालिद की वजह से, उनकी हर चीज़ को हम इतना, मेरी एक बड़ी बहन है, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैं उनको फ़ोन करती हूँ, ये आप देख लें, मेरे तो बात नहीं सुन रहे, फिर वो कहती नहीं, ये तुम इस तरीके से कहोगी तो सुन लेंगे। तो हम चारों ने अपने वालिद को ऐसे किया हुआ जैसे वो बिल्कुल, हम ये नहीं है कि हम 6 महीने के बाद एक बंदा बात करें, हर वक्त हम कनेक्टेड हैं। तो मैडम, मैंने शुरू में भी एक बात की थी कि एक कनेक्शन जो है ना, हमारे वालिद साहब 1% जब 4-5 बच्चों को लेके चल सकते हैं, तो 4-5 बच्चे क्यों नहीं लेके चल सकते? क्यों नहीं लेके चल सकते? अच्छा, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, सबका ही, सबकी कंट्रीब्यूशन है। मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, जो लोग अपने वालिदैन यहाँ पे, एक कोई बाहर रह रही है, बच्चा रह रहा है, बेटा रह रहा है, बेटी रह रही है, उसका काम सिर्फ ये नहीं कि वो फ़ोन पे ही बात करे, वक्त निकालें, आएँ। सिर्फ घर वालों का, दूसरों का काम नहीं है आपके पेरेंट्स को देखना, और भी आएँ, देखें क्या हो रहा है। लास्ट टाइम मदर्स डे गुजरा है, आपको याद होगा, हमारे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी भी आए हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, तो हमने प्लान किया हुआ था मदर डे का केक काटना। तो वो टाइम एक ऐसा हमें फील हो रहा था, कोई था नहीं ना उन सारी माओं के बीच में, कोई उनका नहीं था, तो वो केक काट रहे थे, और जब वो केक काट रहे थे उस दौरान वो उनकी कंडीशन, उनके फेस, वो सारी चीज़ें अब हमें फील होती हैं, क्योंकि हमारे साथ वो बिल्कुल हर वक्त होती और देखिए, हम सब बड़े इस्लाम से हम जुड़े हुए भी हैं, हम कुरान पाक का तर्जुमा भी जानते हैं, पढ़ते हैं। क्यों बार बार अल्लाह ताला ने कहा है कि वो उफ़ भी करें? क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि माँ बाप इस स्टेज पे आएंगे कभी ना कभी ज़िंदगी में कि वो उफ़ करेंगे, और डांटेंगे भी, सब कुछ करेंगे, और उफ़ उनकी वो ज़्यादतियाँ भी होंगी। अब अपनी मैं इसलिए बार बार मिसाल देती हूँ कि मेरी बहुत लड़ाइयाँ भी अपने पापा से रोज़ होती हैं, कोई किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, मतलब एक ऐसी फन लड़ाई होती है, लेकिन होती है। मैं उनको कभी कह भी देती हूँ, आपको ये बात नहीं पता, लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ होता है नहीं, अब मैं क्या। अच्छा, अभी इन्होंने ये बात कही कि उनकी डेथ के बाद वो आए, उनके सारे बेटे, इसी तरह हमारे पास भी हम डेथ सर्टिफिकेट भी क्योंकि इशू करते हैं हमारे डॉक्टर्स, तो फैमिलीज वैसे मिलने नहीं आती हैं, लेकिन 5-5 साल 13-13 साल तक हमारे पास रहे, लेकिन इंतकाल के बाद उनको डेथ सर्टिफिकेट लेने ज़रूर आते हैं। क्यों? या तो उनको जायदाद का इशू होता है, कोर्ट में पेश करना होता है, या उनका नादरा का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने होते हैं, सिर्फ इसलिए बस वो आते हैं। और उन चीज़ों के लिए कंटिन्यू वो चक्कर भी लगाएंगे। आपको अगर प्रॉब्लम, मुझे वो डॉक्यूमेंट देने में अगर कोई इश्यूज हो रहा है, तो वो क्या होता है कि 6 बेटे हैं ना, तो अगर एक ने ले लिया तो दूसरा कहेगा कि मुझे भी अलग से बना दे, वो नहीं दे रहा मुझे। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम, वो मुझे नहीं दे रहा है, टाइम पे सब यूनाइटेड हो जाते हैं, तो वो चीज़ें, अच्छा फिर वो आपको धमकी भी लगा देंगे उस वक्त। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से और उन बेटे और उन बेटियों से कि शेल्टर्स होम को स्पेशल जो है वो बुरा ना समझे, उनका साथ दें और मिलके हेल्प करें उनकी। और अपने जितने भी सोशल डिस्टेंस है सबका ही उसमें कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द करीब करीब जो इदारे हैं वहाँ जाएं, चेक करें, उन लोगों को देखें, इदारे अच्छे काम कर रहे हैं तो उनका साथ दें। और अगर आपके माँ बाप हैं भी शेल्टर में, जो कि बुरी बात नहीं है, अगर हम बिल्कुल
इस चीज़ को नहीं गलत समझ रहे कि अगर जिनके घरों में वाकई कोई वसाइल नहीं है, वो रख नहीं सकते और वो खुद काम नौकरी पेशा हैं और रातों को घर आ रहे हैं, उनके माँ बाप अकेले हैं घरों में, अगर आप इन जगहों को चूज़ भी करते हैं तो एटलीस्ट मन छुट्टी वाले दिन या तो उनको घर लाएं या उनसे मिलने जाएं, ऐसा है कि नहीं? जी जी, हम भी यही कहते हैं कि चले आप नहीं रख सकते, बेशक आप 1-2 दिन के लिए ले जाएं, थोड़ा उनका दिल अच्छा, बहल लेकिन जाएगा। ऐसे भी तो होगी, कोई मेजोरिटी तो नहीं ऐसे ऐसे होंगे, लोग आते हैं मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग आते भी हैं, हैं, मिलते हैं और कुछ ले भी जाते हैं। फिर हम उनको बाकायदा घर के लिए मेडिसिन तक ऑफर करते अच्छा। हैं कि हम मेडिसिन भी दे देंगे जितने दिन के लिए आप लेकर जा रहे हैं, ताकि उनकी कंडीशन स्टेबल रहे। अच्छा, शेल्टर्स में वैसे अब थोड़ा सा बताएं, ईद त्यौहार पे आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या करते हैं आप लोग? बिल्कुल मैडम, हमारे तो खैर ईद की और स्पेशल रमज़ान का इंतज़ार हाँ, होता आपके है तो रमज़ान सबको। का बहुत होता है, बिल्कुल। फीमेल्स और मेल को इन चीज़ों का इंतज़ार होता है क्योंकि रमज़ान में लोगों का भी बहुत आना जाना लगा रहता है, और रमज़ान में फिर वो रोज़ा रखना, शाम में इफ्तार होना, हाँ, उसके बाद एक ईद का एक ऐसा इवेंट होता है, उसका तो खैर स्पेशल वो इंतज़ार। हम सुबह मॉर्निंग में सबको प्रॉपर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन सब तैयार होके बैठ जाते हैं, सही। केक कटिंग होती है, खाने केक चल रहे कटिंग, होते खाना हैं, पीना अच्छे-अच्छे। चलता है। आप लोगों के भी ऐसे ही है? हमारे यहाँ भी बिल्कुल यही होता है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा होता है कि अच्छा। सब मिसेस फैसल ईदी खुद आती हैं, हाँ। सबको इंतजार होता है क्योंकि उनको भाभी ईदियाँ माँ कहते देती हैं। हैं, ईदियाँ देती हैं। ईदियाँ देती मैंने हैं, सुना सबको वो ईदियाँ ईदी देती देती हैं और आती हैं बाकायदा लड़कियों के लिए अलग तैयारी जो हाँ। होती है, चूड़ी मेहंदी सब भिजवाती हैं, खवातीन के लिए अलग भिजवाती हैं और खुद ईद पर आती हैं। फैसल भाई भी खुद भी आते हैं, पूरी उनकी फैमिली आती है ईद वाले बिल्कुल। दिन। और मैं चाहूँगी कि सकीना जो है काफ़ी देर से वो एनजीओ के लिए बहुत ज़्यादा बात करी, तो प्लीज़ अगर कोई एनजीओ का लाइसेंस इनके लिए आसान कर दें, और वी आर विद यू इंशाल्लाह। आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा काम करी, आई एम श्योर कि जो लोग भी काम करें, और मुझे लगता है नियतों पे सारा वो है, डिपेंड करता है। आपकी नीयत अच्छी है और आप अगर किसी को हेल्प भी करें तो शक ना करें, ठीक है, आपने कर दिया अपने एंड से, अगले की नीयत अल्लाह जानता है, वो नहीं करेगा तो उसने अल्लाह को जवाब देना, और इसी दुनिया में आपको इस चीज़ का जवाब देना है। तो अगर किसी पे भी ट्रस्ट करके दे रहे हैं तो ट्रस्ट करके दें, और जो लोग ले रहे हैं खुदा के वास्ते आप लोग एक अच्छा काम करें तो इसको बड़े अच्छे से पेश करें और अच्छे से जो है वो लेके चलें, ये नहीं कि उसके अंदर दगाबाजी करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आप लोगों का so much, आने आपने का, बुलाया। और जो आप लोग काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप लोग इतना अच्छा काम करें। और इंशाल्लाह अगर कोई हेल्प करना चाहता है, अगर हमारी क्लिप्स देख के इनकी हेल्प करना चाहे तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफ़िज़।